सर 75 ऑलमोस्ट। हाँ, तो वो खाली अब देखे ना कितने का आए हुए हैं, तो ये तो नहीं ना अच्छी बात। अच्छा, तो नॉनदलेस क्योंकि ये थोड़ा सा एक तरह का ना ऑप्शनल टाइप सा ही है, या जिन लोगों को नहीं अगर समझ आई तो वो लोग जो है ना मतलब यहाँ पे कर सकते हैं। जिनको लगता है कि जी समझ आई है तो चलें ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन इतने ज्यादा मेरे ख्याल में सारे ही ये देख लें तो बेहतर होगा। इसमें दूसरी चीज है कि ये ना आउट ऑफ ऑर्डर है, एक ही क्वेश्चन ना दो तीन जगहों के ऊपर ना रिपीट मतलब के हो रहा है। तो मैं फिर ना कोशिश ये करूंगा कि वो एक को आंसर करते हुए और भी जो रिलेटेड इसमें से है ना उन सारों को इकट्ठे आंसर कर दूं। अच्छा, स्क्रीन में अपनी शेयर कर दूं, आपको नजर आए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये आपको नजर आ रहा है ये जो मैंने खोली हुई है फाइल। जी सर, नजर आ रहा है। हाँ, तो ये जितने हैं ना ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि ना मुझे कहे गए थे। तो वो स्टार्ट में मुझे लगा काफी ज्यादा है, लेकिन बाद में मैंने नोट किया एक ही क्वेश्चन ना मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर जो है ना वो रिपीट कर रहा है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए ना मैं स्लाइड्स के अंदर, क्योंकि मुझे ना मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर स्लाइड्स खोलनी पड़ेंगी, तो उसकी बजाय मैं ना यहाँ पे ये जो बुक है हमारे पास टेक्स्ट बुक, ठीक है, सदरा स्मिथ की, जो आपके पास वहाँ पे अवेलेबल भी है गूगल मीट के ऊपर। मैं आपको दिखा दूँ, गूगल मीट पे नहीं, आपके पास अवेलेबल है गूगल क्लासरूम में। गूगल क्लासरूम के ऊपर। कोर्स मटेरियल के अंदर ना टेक्स्ट बुक का लिखा हुआ है। तो उसको मैं खोल के ना वहां पर से जो है ना ये चीजें आंसर कर दूंगा, क्योंकि बुक हमेशा जो है ना वो ज्यादा डेप्थ के अंदर होती है एज कम्पेयर टू लेक्चर स्लाइड्स। तो यहाँ पे जो है बुक के केस में ना आप इस जगह के ऊपर आएंगे ना बुक मार्क्स पे, तो वहां पर से आपके पास ये सिक्स्थ जो है अ, जो चैप्टर है इसका जिससे रिलेटेड सारा का सारा जो कंटेंट करवाया जा रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है ना यहाँ पे अवेलेबल है, जिसको हम अभी कर रहे थे। इधर बायसिंग इन बीजेटी सर्किट्स वो भी सारा का सारा अवेलेबल है चीजें। तो बेशक आपको स्टार्ट में दूसरी बुक का एक का बताया गया था, लेकिन बायसिंग के हिसाब से जितनी भी मुख्तलिफ जो टेक्निक्स वगैरह है ना वो सारी की सारी टेक्निक्स यहाँ पर जो है ना अवेलेबल है हमारे पास। तो मैं ना बुक के ऊपर ही ये सारा एक्सप्लेन कर दूंगा ये, ठीक है, स्लाइड्स की बजाय बुक पे हो रहा हो तो। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। किधर गया, सैचुरेशन करंट क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन रिलेटेड है सैचुरेशन रीजन क्या है उसके साथ। सैचुरेशन सैचुरेशन रीजन क्या है उसके साथ रिलेटेड है। उसके बाद हमारे पास विच डिपेंडेंट डिपेंडेंट अर्ली वोल्टेज, इस क्वेश्चन से भी रिलेटेड है, ठीक है। और हमारे पास बस ठीक है, ये इन्हीं क्वेश्चन से जो है ना ये रिलेटेड है। तो इन तीन को जो है ना मैं ये इकट्ठे जो है एक तरह से सॉल्व कर दूंगा इसको। अच्छा जी, तो सैचुरेशन रीजन पहले मुझे थोड़ा सा बता दें, कोई स्टूडेंट है जिसको आइडिया है सैचुरेशन रीजन क्या होता है। चले, आवाज नहीं ठीक आ रही, मैं इधर से खुद जो है ना ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या होता है कि जो भी एक अदद हमारे पास जो बीजेटी है उसको ना हम लोग प्रॉपर तरीके से ना बायसिंग उसकी करते होते हैं। भी कर्व्स कम गई, ए, ठीक है। तो हमारे पास जो एक
बीजेटी है, लेट्स से ये एनपीएन हमारे पास आ रहा है, तो इसके अंदर ये हमारे पास, अब ये देखें ना, लाइव रिकॉर्डिंग में ये मसला होता है, बार बार स्टूडेंट्स इंटर हो रहे हैं तो मुझे सारा कुछ छोड़ के जो है ना उस तरफ को जाना पड़ जाता है। ये बेस है, ये कलेक्टर है, और ये हमारे पास जो है ना एमिटर है। तो हमने जब इसको बायस करके ऑपरेट करवाना होता है ना, तो जो स्टैंडर्ड हमारे पास जो एक सिनेरियो है, सबसे पहले वो हमारे पास आ जाता है कि जी 3 हमारे पास एक तरह से आप समझ लें मोड ऑफ ऑपरेशन है। जो पहला मोड ऑफ ऑपरेशन है ना, वो हमारे पास है कट ऑफ का। ठीक है, कट ऑफ का क्या होता है कि आपको जो है ना इसको ऑपरेट करवाने के लिए यहाँ पे प्लस माइनस एटलीस्ट 0.7 वोल्ट्स जो है ना वो आपको सप्लाई करने हैं। तो अगर आपने यहाँ पे 0.7 वोल्ट सप्लाई नहीं किए, या फिर आपके पास जो है यहाँ से जो आईबी करंट जो फ्लो करना था वो करंट आपके पास 0 हो जाता है। ठीक है, ये डीसी के अंदर या लार्ज सिग्नल में बात हो रही है। अगर ये करंट 0 हो जाता है या यहाँ पे 0.7 वोल्ट्स आप नहीं मेंटेन कर पाते, जो कि दोनों काम इकट्ठे होंगे, अगर ये 0.7 वोल्ट्स नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर से आपके पास कोई बेस करंट भी नहीं होगा। अगर बेस करंट नहीं है तो दोनों केसेस के अंदर आप लोग आ जाएंगे कट ऑफ मोड के अंदर। ठीक है, कट ऑफ मोड में क्या होता है कि आप ऐसे समझें कि जैसे ट्रांजिस्टर आपके पास ऑफ है, तो जब ट्रांजिस्टर आपके पास ऑफ होगा कट ऑफ रीजन के अंदर, तो ये जो कर्व है यहाँ पे हमारे पास आ रही है VCE, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि ये जो ट्रांजिस्टर वाली डिवाइस है इसके क्रॉस कितनी वोल्टेज आनी है और कितना इसमें से करंट गुजरना है। तो अगर ट्रांजिस्टर हमारे पास कट ऑफ मोड में है, जिसका मतलब ये है कि जी यहाँ पर ये वोल्टेज इज लेस देन 0.7 वोल्ट, 0.5 वोल्ट की लिमिट एक कंसिडर की जाती है कि जी 0.5 वोल्ट से जो है ना कम वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पर से जो है करंट हमारे पास, आपने सर्किट सॉल्व किया और वो आपके पास आ गया कि जी वो 0 के बराबर है, तो उस केस में ये ओपन है। अब ओपन सर्किट के केस में क्या होगा, ओपन सर्किट के केस के अंदर आपके पास करंट कितना फ्लो करेगा, ये कोई बताए मुझे। ओपन सर्किट में से कितना करंट फ्लो करता है? सर जीरो। 0। जीरो। ठीक है, हाँ, तो जब आपके पास 0 करंट इधर से फ्लो करेगा तो इसका मतलब है कि इस एक्सिस के ऊपर 0 करंट किधर है, इस ग्राफ के ऊपर 0 करंट कहाँ पे है? I see sir, straight line y axis. वाई एक्सिस के ऊपर नहीं है। वाई एक्सिस जो है ना, ये तो हमारे पास करंट की वैल्यू बढ़ रही है इसके ऊपर। ठीक है, तो मतलब कि जितना इस वाई एक्सिस के ऊपर हम इस पॉइंट से दूर जाते जा रहे हैं हमारे पास करंट बढ़ रहा है। तो करंट 0 किस जगह के ऊपर होगा? सर यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हाँ, ओरिजिन के यहाँ पास। पे इस पॉइंट के ऊपर, इसका मतलब है, अच्छा, और 0 करंट का एक्चुअल मतलब ये बनता है कि तमाम पॉसिबल वैल्यूज जहां पर ये 0 हो, वो ये पूरा का पूरा जो है एक्स एक्सिस आ जाता है आपके पास। पूरा एक्स एक्सिस जो है ना उसके ऊपर करंट की वैल्यू 0 है। ठीक है, पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर करंट की वैल्यू 0 आ जाती है, और क्योंकि हमारे पास वोल्टेज यहाँ पे जो है ये हम पॉजिटिव ही अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो करंट आएगा ना वो हमारे पास 0 होगा। तो ये लाइन हमारे पास कट ऑफ रीजन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, कि कट ऑफ रीजन के अंदर करंट 0 होगा, वोल्टेज जो मर्जी आ जाए। पर यहाँ पर अगर आप एक कोई सप्लाई लगाई होती है तो जो सप्लाई की वोल्टेज आएगी तो वही वोल्टेज आती रहेगी। इधर VCE को एग्जैक्ट नहीं हमने बताया, हमने 1 वोल्ट अप्लाई किया, 3 वोल्ट है, क्या है, जो भी वैल्यू होगी वही वोल्टेज आ जाएगी इधर। ठीक है, ये कट ऑफ है, तो अप्लाइड वोल्टेज इसके क्रॉस टोटल आ गई। ठीक है, जी मैं बताना सैचुरेशन का लगा था, लेकिन ये पहले जो है ये कट ऑफ का एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, कट ऑफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? सर अगर ड्यूरिंग डिजाइनिंग हमारा जो सर्किट है वो कट ऑफ में चला जाए तो सर ये सर्किट हमारा जो है वो पूरा सर्किट का ही मसला बन सकता है सर।
जी तो जी एक तो ये चीज है, और दूसरी चीज सर फिर आपने एक बताया था कि अगर हम एक फॉर एग्जांपल एक रजिस्टर हमारे पास खराब हो गया है, उसमें बीटा की वैल्यू चेंज करने से इशू बनता है, यानी कि एक रजिस्टर की रजिस्टर दूसरी नहीं, बीटा, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर। सॉरी 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 ट्रांजिस्टर सर। जी तो जी सर बीटा की वैल्यू जो वेरिएट करेगी, तो सर अगर एक हमारे पास ट्रांजिस्टर जल जाएगा तो सर दूसरे के लिए हमें सर्किट को दोबारा डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये तो नहीं 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 नहीं, यही तो बात है ना। ये तो एक डिजाइन में बड़ी एक अजीब सी चीज नजर आती है कि हमने कैसे एक ऐसा सर्किट बना लिया, ठीक है, कि जिसके अंदर ट्रांजिस्टर का जो बीटा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। इसको मैथमेटिकली हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास ना ये जरा अभी जब स्मॉल सिग्नल मॉडल्स के बाद जाके ना मेन वो वाले पॉइंट्स आएंगे, कॉमन एमिटर और एम्पलीफायर और कॉमन एमिटर विद डीजेनरेशन रजिस्टर वाले एम्पलीफायर्स, जो कि आपका इस हफ्ते के अंदर अगले लेक्चर में थोड़ा बहुत आएगा, और उससे अगले लेक्चर के अंदर जाके ना डेप्थ में उन चीजों ने आना है। तो उसके अंदर हम लोग जाके मैथमेटिकली ये साबित करेंगे कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स आता है वो ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी से इंडिपेंडेंट आ सकता है, ठीक है। और ये बायसिंग के केस में जो होता है ना, वो मैं आज का एक्सप्लेन उसको कर दूंगा। वो एक एडिशनल क्वेश्चन है, तो वो मैं साथ में ना उसको भी हैंडल कर दूंगा कि कैसे हमारे पास जो है ना इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा आ जाता है। वो इधर भी बायसिंग के कुछ सर्किट्स हैं, उनके ऊपर ना सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो वो क्योंकि जी ये सर ये ठीक जो है। क्वेश्चन था ये कट ऑफ से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहा। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे तो ये तो एक जनरल है ना, जहाँ पे हम ये इस तरीके से बिहेवियर को निकाल रहे हैं। तो ये कट ऑफ का रीजन हमारे पास तब आएगा कि अगर यहाँ से करंट जीरो हो जाता है, या हमारे पास मतलब डिजाइनिंग में ये इतना कोई मसला नहीं होगा ट्रांजिस्टर के केस में, क्योंकि आपने जो भी ट्रांजिस्टर अगर बनाया हुआ है, ठीक है, उसको 0.7 वोल्ट इधर से चाहिए। ये जरा मैं आपको फिर भी लेकिन अभी यहाँ पे भी आंसर करने लगा हूँ। जो भी आपने एक बनाया हुआ है उसको 0.7 वोल्ट तो चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? जी सर चाहिए, हाँ। तो एक्टिव मोड में आपको चलेगा। डिजाइन करने में इतना तो कोई मसला नहीं ना, ट्रांजिस्टर जो मर्जी लगा हो, आपने अगर यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई की है, लेट से आपने यहाँ पे 5 वोल्ट अप्लाई कर दिया है, और यहाँ पर से जो है आपने जो है लेट से इसको 0.7 के हिसाब से जो है ना इस रजिस्टर की वैल्यू कोई चूज कर ली है, लेट से 4.3 जीरो, नहीं 4.3 की बजाय 430 मेगा कर देते हैं, 43 के, लेट से 43 किलो ओहम का जो है ना आपने ये रजिस्टर लगा दिया। अब आपके पास ये जब तक होगा, यहाँ से क्या बेस करंट जीरो होगा इसमें? नहीं सर, फ्लो कुछ करेगा, पॉइंट No, सेवन sir. से ज्यादा ही होगा। हाँ, 100 माइक्रो एम्पेयर करंट भी फ्लो करता रहेगा। तो ट्रांजिस्टर को चेंज करने से ये चीज तो नहीं ना चेंज होगी, क्योंकि हर ट्रांजिस्टर ने लेने तो इतने ही वोल्टेजेस हैं। तो ट्रांजिस्टर चेंज करने से कि जी आपके जो है कट ऑफ में चले जाएंगे, ये चीज इतनी भी ज्यादा जो है ना पॉसिबिलिटी इसकी नहीं होती, ठीक है। वहां पे जो बात हो रही थी वो ये नहीं थी कि आप जो है कट ऑफ के अंदर पहुंच जाएंगे। वहां पे मेन ये बात थी कि आपका क्यू पॉइंट कट ऑफ के करीब पहुंच जाएगा, जो कि बायसिंग का पॉइंट है। तो कट ऑफ में नहीं जाएंगे, बायसिंग का पॉइंट इसके करीब आ जाएगा। लेकिन जब इसके ऊपर फर्दर आप कोई स्मॉल सिग्नल अप्लाई करेंगे, ठीक है, स्मॉल सिग्नल आप जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वो उसकी वजह से एम्पलीफिकेशन के केस में पॉसिबल होता है कि आप कट ऑफ में चले जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे नहीं होता कि बायसिंग पॉइंट आपका जो है वो ड्रिफ्ट करके सीधा कट ऑफ में चला जाए, वो बहुत रेयर है। क्योंकि ये रजिस्टर आपने लगाया हुआ है, बीजेटी से क्या फर्क पड़ेगा, दूसरा लग जाता है इधर। तो इस चीज का नहीं इम्पैक्ट होगा। आमतौर पे जब आप ये लगाते हैं, एक ट्रांजिस्टर से दूसरे को चेंज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जी पहले लेट से आपने बायसिंग किसी और पॉइंट के ऊपर की हुई थी, तो अब आपके पास जो है ना डीसी ये जो लोड लाइन है इसके ऊपर एक पॉइंट की बजाय अगले पे मूव कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहां पर से किया था 100 माइक्रो एम्पेयर का करंट गुजरा था, ट्रांजिस्टर का बीटा लेट से है 100 था, 100 है, ठीक है। और यहाँ पे सर्किट के अंदर ना कोई एक लोड रेजिस्टर भी लगा हुआ है। ये समझ आ रही है ना आपको? जी सर आ रही है। ठीक है।
अच्छा, अब क्या होता है कि आपने अगर इसको 100 की बजाय जो है ना 500 वाला एक कोई लगा दिया, तो क्या बेस करंट चेंज हुआ है कोई यहाँ पे? नहीं सर, चेंज नहीं हुआ बेस नो करंट। सर। वो कोई नहीं चेंज हुआ, वो तो इस रेजिस्टर पे डिपेंड कर रहा है ना, और इस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, तो वो तो कुछ नहीं हुआ। जो डीसी लोड लाइन पे एक्चुअल चेंज आता है ना, वो चेंज हमारे पास क्या आता है कि अगर 500 है बीटा, तो इधर से जो करंट है वो 100 के मुकाबले में 5 गुना जो है ना वो करंट बढ़ जाएगा। मतलब पहले आपके पास अगर इस पॉइंट के ऊपर आप थे, ठीक है, और आपके पास करंट की वैल्यू, कलेक्टर करंट आ रहा था आई डोंट नो 10 मिली आ रहा था। क्यों? क्योंकि 100 माइक्रो को आप जो है वो 100 से मल्टीप्लाई करें पिछले बीटा से, तो 10 मिली एम्पेयर आ रहा था। आपने जैसे ट्रांजिस्टर लगाया जिसका बीटा जो है वो 500 है, तो इसने क्या किया कि इस करंट को इंक्रीज करके 50 मिली एम्पेयर पे ले गया। तो डीसी लोड लाइन के हिसाब से आपका क्यू पॉइंट यहां से शिफ्ट होके इस पॉइंट के ऊपर आ गया, ठीक है, कि सैचुरेशन के आप करीब। तो आमतौर पे क्या होता है कि ये ट्रांजिस्टर चेंज करने से जो क्यू पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर मूव करता है। कट ऑफ में जाना उसका बहुत मुश्किल होता है, पर वो कट ऑफ के करीब आ सकता है। ठीक है, लेट से आपके पास पहले जो है 100 की बजाय दूसरा लगाया जिसका बीटा 50 है, तो जिसका बीटा अगर 50 है तो 50 से क्या होगा कि करंट 10 की बजाय 5 मिली हो गया। समझिए आप? जी सर, बेस ठीक है। करंट वो कट ऑफ का जी रिलेशन सर। जो है ना वो बेस टू एमीटर के साथ है, वहां पे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन लोड लाइन में आप ऊपर नीचे मूव कर जाते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो अच्छा, ये अब मैं देख लूं मैंने कौन सा क्वेश्चन आंसर किया है, क्योंकि ये इसमें से जो जो आंसर हो जाए ना वो बेहतर होता है कि उनको कट ऑफ मोड का मैंने बता दिया आपको। ये चीज व्हेन वी कम टू नो दैट वी हैव रीच्ड इट कट ऑफ when we are not sure to exact reading of the input supply। ये मैं एंड पे देखूंगा, मुझे समझ नहीं है क्या बात हो रही है। बस यही फिलहाल मेरे ख्याल में मैंने किया था, ठीक है, और कुछ भी नहीं आंसर किया। सैचुरेशन की बात हो रही थी जी। सर मैंने कहा यदि आप अर्ली वोल्टेज भी करवा ली, तकरीबन इसी तरह का ही था वो भी, अर्ली वोल्टेज इफेक्ट सारे क्वेश्चन किया हुआ है, तो सर वो भी इधर ही बता दें। चले, अच्छा, जो अर्ली वोल्टेज है ना वो हमारे पास ना एक वो उसमें पूछा गया था कि जी ये एक्चुअल फिजिकली होता क्या है ट्रांजिस्टर में। आई होप यही क्वेश्चन था कि ये ट्रांजिस्टर का अगर ना हम बना दें मॉडल इस तरीके से करके, ठीक है, कि ये आपके पास ना ट्रांजिस्टर का बना हुआ है, तो एक्चुअली होता क्या बीच में है कि आपको जो है ना ये वाला इफेक्ट एक नजर आता है। ठीक है, तो ये क्योंकि एक ना कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जिसको ना एग्जैक्टली बुक के अंदर भी आपके जो है ना वो डेप्थ के अंदर नहीं उसको एक्सप्लेन किया गया। जो बुक के अंदर जो मटेरियल यूज किया ना उन्होंने, तो वो सिंपली ये है कि एट अ गिवन वैल्यू ऑफ वीबीई, किसी भी एक अगर वीबीई की फिक्स्ड वैल्यू आपके पास है, ये एन है, ये पी है, ये हमारे पास एन है, यहां से लेट से ये एमीटर है और ये बेस है। आपने एक ही वैल्यू दे दी बेस टू एमीटर 0.7, पर आप क्या करते हैं कि कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज को इंक्रीज करते रहते हैं। मसलन कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज आपके पास पहले थी 1 वोल्ट थी, और उसको आपने बढ़ा के 10 वोल्ट कर दिया। कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके पास जो डिप्लीशन रीजन है इस जंक्शन के अगेंस्ट, वो डिप्लीशन रीजन फैलता रहता है। मतलब कि ये अगर 10 वोल्ट या 1 वोल्ट आपने किया है ना, तो यहाँ पे आपके पास इस साइड पे ना नेगेटिव चार्जेस इतने हिस्से के अंदर ना आए होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर से फ्री हो जाता है डिप्लीट, और यहाँ पे आपके पास जो है ना इसी जंक्शन के कलेक्टर टू बेस के ऑपोजिट जो साइड है ना वहां पर आपके पास यहाँ पे भी डिप्लीट हो जाता है। इधर पॉजिटिव चार्ज नजर आता है, इधर नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा होता है। तो जैसे जैसे आप जो है ना ये वोल्टेज
बढ़ाते जाते हैं तो ये डिप्लीशन का जो रीजन है वो आपके पास इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, जब ये डिप्लीशन का रीजन आपके पास इंक्रीज करता है उससे क्या होता है कि जो बेस का अफेक्टिव एरिया है, बेस आपने बनाई थी यहां से लेके यहां तक, लेकिन जितना हिस्सा डिप्लीट हो गया उसके बाद जो रिमेनिंग हिस्सा बचा वो आपके पास जो है ना अफेक्टिव बेस का एरिया बन जाता है, क्योंकि जो डिप्लीट हो गया वहां पे आप बेस वाला अफेक्ट नहीं आपके पास नजर आता, वो वहीं पे आता है जहां पे चार्ज कैरियर्स जो है ना अवेलेबल हो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास जो है ना जब बेस का इफेक्टिव एरिया कम हो जाता है तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ना वो ज्यादा इजीली जितने भी चार्ज डेंसिटी इस टोटल एरिया की थी उतने उससे ज्यादा चार्ज डेंसिटी इधर हो जाती है। अब जो इधर के चार्जेस थे वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, तो इधर चार्जेस जब बढ़ जाते हैं तो वो ज्यादा इजीली जो है ना कंडक्ट कर सकते हैं, और जब बेस टू एमीटर आपने जो है बेस करंट को प्रोवाइड करते हैं तो वो ज्यादा अफेक्टिवली जो है ना आपके पास जो है बाकी रीजन्स के अंदर मूव कर जाता है और आपके पास कलेक्टर करंट की वैल्यू जो है वो ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। कलेक्टर करंट की वैल्यू ज्यादा इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि ओवरऑल आपको ऐसे नजर आता है कि जैसे जैसे आपने कलेक्टर वोल्टेज टू एमीटर वोल्टेज को बढ़ाया आपके पास कलेक्टर करंट बढ़ने लग गया, बेशक बेस करंट आपने उतना ही प्रोवाइड किया था। क्यों? क्योंकि बेस का इफेक्टिव एरिया आपके पास कम हो गया और वही जो करंट आपने एक फिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज्यादा इफेक्टिवली रिकम्बाइन कर रहा है जो है यहाँ पे, और वो जो बीजेटी का इफेक्ट है वो ज्यादा अच्छे तरीके से जो है ना आपके पास इधर आ रहा है। एंड रिजल्ट क्या बनता है कि हमें नजर ये आता है देखने के अंदर कि ना हम जो है यहाँ पर जिस तरीके से जो है जैसे जैसे कोलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज बढ़ाते रहते हैं बेस की इफेक्टिव विड्थ कम होती रहती है, जिसकी वजह से बेस करंट जो है वो ज्यादा कोलेक्टर करंट में कन्वर्ट होता है। तो लेकिन इसको जब हम यहाँ पे देखते हैं तो देखने के हिसाब से ये हमें ऐसे नजर आता है कि जैसे एक तरह का रेजिस्टिव कोई ना कोई एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है। ये याद रखें कि इसकी स्लोप है आई सी डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा वीसीई, जो कि आपके पास 1/r ओ के बराबर है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई यहां तक की? जी सर ठीक, स्लोप। ठीक है, हाँ वो स्लोप उसकी, अब क्योंकि मेरे से किसी वो एक कोई क्वेश्चन था कि जी बेसिक फिजिकली होता क्या है, तो अब वो एक्सप्लेन करने के लिए फिर फिजिक्स में जाना होता है। बाकी एडिशनल मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ये भी एक मैं कर दूंगा कि ये अर्ली इफेक्ट के ऊपर जो है ना विकिपीडिया या बाकी जगहों के ऊपर भी ज्यादा अच्छे इमेजेस के साथ ना यही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया कि आपके पास आमतौर पे बेस टू मीटर जो वोल्टेज है उसने इतना हिस्सा डिप्लीट किया होता है 0.7 वोल्ट्स के अगेंस्ट, और जो कलेक्टर टू बेस आपके पास है क्योंकि ये रिवर्स बायस तो वहां पे भी कुछ ना कुछ एरिया डिप्लीटेड आपके पास होता है, रिवर्स बायस में है ना। तो अब हो क्या रहा होता है कि जैसे जैसे कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज को आप बढ़ाते हैं तो ये जो हिस्सा है आपके पास डिप्लीशन का ये यहाँ से फैल गया, पहले इतना सा था अब ये इंक्रीज हो गया डेल्टा WEFF। अब जब ये आपके पास इंक्रीज हो जाता है तो जो बेस करंट आना है उसको बेस का एरिया और थिन नजर आता है, जबकि चार्जेस उतने ही जो है ना वहां पे भी आपके पास मौजूद होते हैं। रिजल्ट क्या बनता है कि जब ये चार्जेस इधर से आएंगे तो बेस का एरिया कम है, तो जिसकी वजह से वो ज्यादा जो है अफेक्टिवली जो है ना कलेक्टर की साइड के ऊपर मूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वोल्टेज भी क्योंकि ज्यादा इधर अप्लाइड है तो वो ज्यादा तेजी से मूव कर जाएंगे, जिसकी वजह से कलेक्टर करंट आपके पास ज्यादा आएगा। कलेक्टर करंट के ज्यादा आने की वजह से आपके पास जैसे जैसे कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे आपको करंट ज्यादा मिलेगा, पर वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से करंट ज्यादा होना ये एक रेजिस्टिव बिहेवियर है। तो बाकी यहाँ पे भी उसी तरीके से जो है ना अर्ली इफेक्ट के हिसाब से बताया गया। तो मतलब कि मल्टीपल सोर्सेज से जो है ना वो सेम इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, बुक से भी इन चीजों को जो है ना पढ़ा जा सकता है। ठीक है, बुक में भी यही सारी चीज यहाँ पर जो है ना हमारे पास बताई गई है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जब हमारे पास कलेक्टर करंट इंक्रीज हुआ तो मीटर करंट भी इंक्रीज होगा साथ में? अच्छा, यहाँ पे ना एक जो बेसिक मैं उसमें बताऊं, अगर आपके पास
अच्छा नहीं, ये ठीक है, ये वैलिड क्वेश्चन है। मैं समझा था कि ये इनवैलिड सा क्वेश्चन है, लेकिन वैलिड क्वेश्चन है आपका। कलेक्टर करंट हमारे पास यहां पर से आ रहा है, बेस करंट आपके पास यहां पर से आ रहा है, ठीक है। तो एमीटर करंट क्योंकि हमेशा आपके पास जो है वो बराबर होता है बेस प्लस कलेक्टर के, तो आपके पास एमीटर करंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है जी सर। जी। क्वेश्चन ये क्या है सर? फेलोस को मीट एडमिट कर लें? सर कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं, वो कह रहे थे कि सर को कहे मैं एडमिट कर लूं। हाँ, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो है ना, ये तो हो गया इस चीज का। उसके बाद आता है कि जी इसकी वैल्यू को हम अब कैसे, अब देखें ना आप लोग, अब इसके हक में काफी लोग हैं। आप लोग जो है ना, अब वो इस चीज के हक में थे कि जी ये लाइव लाइव में फिर ये होता है कि स्टूडेंट्स बार बार आ रहे हैं, ठीक है। तो अब वो मेन जो फ्लो होता है ना इंफॉर्मेशन का, उसकी बजाय बार बार एडमिट करने के ऊपर ही आदमी लगा रहता है। अच्छा, दूसरी चीज ये अर्ली वोल्टेज से रिलेटेड कि ये, अब ये सारा जो फेनोमिना, जब अर्ली जो साइंटिस्ट था उसने जब देखा, तो उसने ऑब्जर्व किया कि ये जितने भी केसेस के अंदर हमारे पास ये वाला जो है बिहेवियर आता है, उन सारी लाइंस को एक्सटेंड करें तो वो नेगेटिव साइड के ऊपर जो है ना अर्ली वोल्टेज की तरफ जो है ना चीज पहुंच जाती है। तो उसने क्या किया कि जी अगर हमने इसकी स्लोप को निकालना है तो हम क्या करेंगे कि जी ये कलेक्टर करंट अर्ली इफेक्ट के बगैर जो कलेक्टर करंट की वैल्यू आती है, ठीक है, ये वाली है ना कलेक्टर करंट, अर्ली अर्ली इफेक्ट के बगैर जो है इसने स्ट्रेट यहां से मूव करना था, वो जो हमारे पास आती है, लेट से यहाँ पे हमारे पास है ये 15 मिली एम्पेयर है, ये हमारे पास जो है उसके बाद जो है 10 है, 5 है, 2.5 है, इस तरह करके उसको हम डिवाइड कर देंगे। ये पता नहीं ऐड हुए हैं कि नहीं हुए हैं या रिमूव हो गए हैं। अच्छा, अब ये देखें ना, अब मैं क्या बैठ के, अब मैं यही करता रहूं, मैं क्या फिर लेक्चर दूं इस तरह। तो ये आपके पास 15 मिली एम्पेयर आ गया। यहाँ तो सारे जो है ना वो इकट्ठे टाइम के ऊपर अब ज्वाइन कर लिया करें। तो अच्छा, और ये अर्ली वोल्टेज थी, तो यहाँ पर से जब हमने अगर ये स्लोप निकालनी है ना, तो ये स्लोप वही स्लोप है जो कि यहाँ पर से हमारे पास आगे को आ रही थी, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है इधर, लेट से जो वोल्टेज है हम वो लिख देते हैं -VA, एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू है -VA, और वाई एक्सिस पे इधर करंट कितना है इस पॉइंट पे? सर 0। 0। 0 है सर। बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है, यहाँ पे वोल्टेज कितनी है? 0। 0। समझ आ रही है ना बाकियों को भी? और यस सर। करंट कितना है? IC। तो अब इधर से करके जो है ना, अगर हमने स्लोप निकालनी है, RO, जो कि हमारे पास आएगी जी वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट करके नीचे रेजिस्टेंस को, तो ये आता है -VA -0। ये अभी लोगों को ऐड करना है, मैं बस ये समझा के एटलीस्ट आर्ग्यूमेंट खत्म हो। और नीचे करंट के अंदर क्या आएगा जी, यहाँ पे 0 था, 0 -IC, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया अर्ली वोल्टेज डिवाइडेड बाय IC, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना इस रेजिस्टर की वैल्यू आ जाती है। और क्योंकि ये रेजिस्टर हमें कलेक्टर टू एमिटर नजर आता है, तो हम इसको मॉडल के अंदर जो है ना कलेक्टर टू एमिटर एक रेजिस्टर के तौर पे कर देंगे। हम कहेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है ना, जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि ये बिल्कुल नॉर्मल ऑपरेट कर रहा है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करके या जो भी वैल्यू आती है, और साथ ये जो रेजिस्टर है वो हमारे पास दूसरी तरह से आ जाएगा, RO एडिशनल वैल्यू के तौर पे आ जाएगा, ठीक है।
क्योंकि ये कलेक्टर टू एमिटर हम देख रहे थे ना, करंट कितना कलेक्टर टू एमिटर फ्लो कर रहा है और हमारे पास वोल्टेज कितनी कलेक्टर टू एमिटर आ रही है। तो मतलब कि ये जो कलेक्टर टू एमिटर टर्मिनल है, इसको यूं समझ लें आपके आपके पास एक ना ये बंद सा एक डब्बा है जिसको आप मॉडल कर रहे हैं, ठीक है। ये कलेक्टर है, ये उसका मीटर है। तो आपको जो है उसके क्रॉस रेजिस्टेंस ये एक नजर आ रही है, तो आप उसको मॉडल में रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है। यस सर। ये मैंने वो पहले भी इसी तरीके से किया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि एग्जैक्ट ना कहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो आप कोई स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन है ना, ये तो मैंने पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना इससे रिलेटेड तो वो पूछ ले, वरना मैं वो उसमें से देख लेता हूँ वर्ड फाइल में से। सर क्लियर है। क्लियर है। अच्छा जी, तो मैं अब इसमें अर्ली इफेक्ट की मेरे ख्याल में मैंने समझा दिया। अर्ली रेजिस्टेंस एंड फॉर व्हाट पर्पस इन डिजाइनिंग वी यूज अर्ली इफेक्ट रेजिस्टर। हम इसको डिजाइनिंग के लिए अर्ली इफेक्ट रेजिस्टर को इस्तेमाल नहीं करते, ये एक्चुअल बिहेवियर के अंदर होता है, ये चीज एग्जिस्ट करती है। इसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे तो आप अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, ठीक है। बाय हैंड कर रहे हैं तो आप चाहें तो चलें, आप कहें कि जी मैं नहीं इसको कंसिडर करता। ये एक एक्चुअली प्रॉब्लम आज के लेक्चर के अंदर है कि इसको कंसिडर करें और ना कंसिडर करें तो फर्क क्या पड़ता है। तो वो मतलब कि लेक्चर के अंदर जो है ना हिस्सा है डेफिनेशन और बेसिक ट्रू डेफिनेशन, वो मैंने आपको बता दी थी कि बेस के जो है ना अफेक्टिव एरिया जो है वो आपके पास रिड्यूस होता है। अच्छा जी, और कौन सा रह गया, ये फिर अर्ली वोल्टेज का एक्सप्लेन इज देयर आर रेजिस्टेंस बिटवीन कलेक्टर टू मीटर। जी हाँ, कलेक्टर टू मीटर हमें वो रेजिस्टेंस नजर आती है। और कौन सा था, मुझे लगता है सबसे ज्यादा अर्ली वोल्टेज का ही शायद मसला पड़ा था, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी हैं ना सबसे ज्यादा मुझे वो अर्ली वोल्टेज के ही नजर आ रहे हैं। और कहाँ है, अर्ली वोल्टेज वाले हो गए सारे। ये क्वेश्चन कुछ लेंथी लग रहा है, इसमें मैं देख लूं क्या चीज है। एज इन कलेक्टर फीडबैक, अच्छा ये फीडबैक बाइसिंग का, ठीक है जी। तो ये वाला हमने कर लिया। अब हम जरा आगे मूव करते हैं सैचुरेशन रीजन की तरफ, ठीक है। इसके सैचुरेशन, इसके मॉडल्स में नहीं, यहाँ पे इस तरीके से नहीं है। अच्छा जी, सैचुरेशन रीजन की तरफ जब हम मूव करते हैं, इसमें मुझे आईवी कर्व्स चाहिए, ये मिल गए। अच्छा जी, तो सैचुरेशन रीजन हमारे पास क्या होता है कि अब यहाँ पे आप समझ लें कि आपके पास जो है ना एनपीएन के केस के अंदर ना दो डायोड्स ही एक तरह के लगे हुए हैं, ठीक है। ये आपके पास बेस है, ये आपके पास कलेक्टर है, ये आपके पास एमीटर है। तो आमतौर पे इसने ऑपरेट किस तरीके से करना होता है कि जी बेस टू एमीटर आपके पास फॉरवर्ड बायस्ड है, ठीक है। और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो आपके पास रिवर्स्ड बायस्ड होता है। तो टोटल इसके क्रॉस जो वोल्टेज है ना वो आपने लेट से ग्रेटर देन 0.3 वोल्ट तक की आप अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अगर 0.3 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज आप इधर अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये वाला जो जंक्शन है ना ये रिवर्स्ड बायस्ड है। अब लेट से मैं इसके क्रॉस कोई 10 वोल्ट मैंने अप्लाई किए हैं, वीसीई। वीसीई अगर हमारे पास 10 वोल्ट हैं और ये हमारे पास है 0.7 वोल्ट, तो कोई मुझे बता सकता है कलेक्टर टू बेस वोल्टेज क्या होगी? 0.4 वोल्ट। नहीं, वीसीई अगर 10 वोल्ट है और वीबीई मेरे पास जो है वो है 9.3 0.7 सर। वोल्ट। जी 9.3। 9.3।
लेट्स सी, हमने लेनी है कलेक्टर टू बेस, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देना है, VCE माइनस VBE। अब ये क्योंकि कलेक्टर टू एमिटर है, ये बेस टू एमिटर है, जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये रह जाएगी आपके पास कलेक्टर टू बेस, कलेक्टर टू बेस। और ये कितनी आती है, ये आपके पास आ जाती है 9.3 वोल्ट्स। ठीक है, तो 0.7 वोल्ट इधर है। ऑफ कोर्स आप देख लें कि ये दो डायोड्स लगे हुए हैं, टोटल 10 वोल्ट हैं, तो इसके क्रॉस 0.7 वोल्ट हैं, तो रिमेनिंग आपके पास जो 9.3 वोल्ट है वो इसी के क्रॉस आएंगे ना। यस सर। ठीक है, वो सिंपल मतलब केवीएल आप लगा लें, दो एलिमेंट्स आपके पास केवीएल के अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, इसके क्रॉस में कह रहा हूं कि जी 0.7 है, टोटल मैं कह रहा हूं आपके पास कि जनाब वो 10 है, तो रिमेनिंग जो होगा वो आपके पास इसके क्रॉस ही आना है, क्योंकि केसीएल तो है नहीं कि ये बीच में इस एक्स्ट्रा जो एक डायरेक्शन है उसकी वजह से कोई फर्क पड़े, तो ये 9.3 वोल्ट ही आना था आपके पास। तो ये इसका जो है ना, ये मतलब के रिवर्स बायस्ड है, मतलब के जंक्शन के हिसाब से अगर देखें ना, इसके P टू N देखें तो वो -9.3 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये रिवर्स बायस्ड होता है हमारे पास। इन केसेस के अंदर जो है ना, आप एक्टिव मोड के अंदर होते हैं, और एक्टिव मोड के केस में ही आपके पास ये वाले जो रिलेशन है ना, ये लाइंस की, ये वाला रिलेशन आपके पास उस केस के अंदर ही आता है। ठीक है, और ये एक्टिव मोड के केस में ही आपके पास आता है ये रिलेशन के जी IC इज इक्वल टू बीटा IB, और ये एक्टिव रीजन के अंदर ही आपके पास जो है अर्ली इफेक्ट भी आता है, क्योंकि ये लाइनें देखें ये एक्टिव रीजन में है ना, तो जब एक्टिव रीजन के अंदर आपका होगा तो फिर आपने ये RO को, अर्ली इफेक्ट की वजह से RO को इंक्लूड करना है। अगर आप ये दूसरे मोड के अंदर हैं तो यहाँ पे तो आपके पास बिहेवियर, वो देखें ये जो स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन से रेजिस्टेंस निकाली थी ना, सैचुरेशन में तो स्ट्रेट लाइन उस तरीके से रही नहीं आपके पास, तो जो सैचुरेशन के अंदर आपके पास जो है ना वो RO अर्ली इफेक्ट भी नहीं आपको नजर आएगा, और साथ में जो है आपके पास ये वाला रिलेशन भी वैलिड नहीं रहेगा। तो सैचुरेशन में क्या होगा कि जी ये दूसरा वाला जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है। वो फॉरवर्ड बायस्ड होने का क्या मतलब है कि लेट्स से यहाँ पे अगर आपके पास 0.2 वोल्ट्स हो जाते हैं, तो अब अगर यहाँ पे हो जनाब 0.2 वोल्ट्स, ठीक है, ये टोटल 0.2 वोल्ट्स हैं, 0.7 वोल्ट्स इधर हैं, तो हमें पता चलता है कि जनाब ये नीचे से ऊपर तक करके 0.5 वोल्ट्स हमारे पास इधर आ रहे होंगे। कलेक्टर टू बेस अगर हम निकालेंगे, जीरो पॉइंट 2 वोल्ट्स था, कलेक्टर टू एमीटर 0.2 है, VBE हमारे पास 0.7 है, तो ये आ गया जनाब -0.5 वोल्ट्स। -0.5 वोल्ट्स का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास नीचे पॉजिटिव आ गई है और ऊपर नेगेटिव आ गई है 0.5 वोल्ट्स। इसका क्या रिजल्ट होता है कि जी ये वाला जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस्ड है और ये वाला जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस्ड है। जब ये दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हो जाते हैं, तो अगर आप डिवाइस के हिसाब से देखें, अब ये मैं सारा रिमूव करके क्विकली डिवाइस का एक दफा बना लूं, बल्कि मॉडल इसी हिसाब से देख लें कि जी जब आपके पास डायोड एक जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो, तो ये ऐसे है कि जैसे ये एक शॉर्ट सर्किट के तौर के ऊपर है, जितना भी करंट फ्लो करवाना है आप करवा सकते हैं। तो ये ऊपर की तरफ भी एक तरह का ना शॉर्ट सर्किट के तौर के ऊपर ही मॉडल एक तरह का हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है कि जितना भी करंट आपने फ्लो करवाना है वो फ्लो होता रहेगा। ठीक है, यस सर, समझ लग गई। ठीक है, और जो टोटल वोल्टेज है ये मैंने शॉर्ट आइडियल में बताया था, लेकिन टोटल वोल्टेज इसकी जो है ना 0.2 वोल्ट्स ही फिक्स रहेगी। वो 0.2 वोल्ट्स के केस में क्या होगा कि ये भी फॉरवर्ड बायस्ड होगा इसके क्रॉस, और 0.7 वोल्ट, मतलब आपको कट ऑफ में नहीं होना चाहिए, और टोटल वोल्टेज अगर 0.2 होगी तो आपके पास करंट जितना मर्जी फ्लो करता रहे।
तो वो हमारे पास मॉडल जो है ना वो इस लाइन के ऊपर ये सैचुरेशन रीजन का ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो सैचुरेशन अच्छी चीज है, लेकिन है कि हमारे पास क्योंकि ये रिलेशन जो है आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, ये हमारे पास सैचुरेशन में वैलिड नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि करंट जितना मर्जी फ्लो कर जाए तो आपके पास बेस टू मीटर वोल्टेज की थोड़ी बहुत वेरिएशन भी आप अगर कर देते हैं तो ये करंट उसके साथ कंट्रोलेबल नहीं है। तो क्योंकि करंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते सैचुरेशन रीजन में, और एम्पलीफायर में हम चाह रहे थे कि आउटपुट करंट को कंट्रोल करके चेंज करें बेस्ड ऑन बेस टू मीटर वोल्टेज, तो हम इसलिए जो है उसके अंदर इसको एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। और हमारा क्या टारगेट होता है कि जब भी हमने कोई स्ट्रेट लाइन के हिसाब से डीसी लोड लाइन या कुछ बनाना है तो उसमें हम कोशिश यही करते हैं कि कहीं हम गलती से कट ऑफ या सैचुरेशन में ना चले जाएं और अपना क्यू पॉइंट उसके दरमियान में रखते हैं। ठीक है, यस सर। आई होप समझ आ गई। मैंने चीजें वैसे वही रिपीट की हैं जो मैंने पहले तकरीबन की थी। कुछ स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, ठीक है, कि इस सारे के अंदर अगर कोई स्पेसिफिक चीज की नहीं समझ आ रही, क्योंकि वरना वही चीजें मैंने Clear. दोबारा की हैं, वही रिजल्ट दोबारा ना निकल आए कि फिर नहीं समझ आई हो। क्लियर है सर। चलें ठीक है। तो ये एक्टिव रीजन, कट ऑफ और ये सैचुरेशन का इनका भी बता दिया। सैचुरेशन के केस में जब हम रीजन में चले जाते हैं तो जितना भी करंट फ्लो कर रहा होगा उसको सैचुरेशन करंट कहते हैं। पर मैं इसको एक और एंगल से भी बता दूं। अच्छा, अब आपके पास जो है ना सर्किट एक्सटर्नल लगा हुआ है, कोई सर्किट वाले आ जाए चीज, सर्किट एक्सटर्नल हमारे पास कोई अगर बना हुआ है ना इस तरह से करके, ये वाला जो पॉइंट है ये 10 वोल्ट के ऊपर है, लेट से ये 1K का लगा हुआ है, यहाँ पर से ग्राउंड है, कुछ और भी हो सकता है, इधर कोई सर्किट लगा हुआ है आगे, यहाँ पे VBB वोल्टेज है, ये 10K का कोई लगा हुआ है। अच्छा, जब आप एक दफा सैचुरेशन के अंदर मूव कर जाते हैं, जो सैचुरेशन करंट वाला मैं समझ गया हूँ क्वेश्चन कहाँ से किस एंगल से पूछा गया, तो आपने क्या करना है, आपको पता है जब सैचुरेशन में चले गए तो ये ओवरऑल जो है ना दोनों डायोड्स ऑन हो जाएंगे और आपके पास एक फिक्स्ड वोल्टेज जो है ना आ जाएगी। उससे क्या होगा कि आप इसको फिक्स कर देंगे फिर 0.2 पे। जब आपको पता चल जाए कि सैचुरेशन में है तो VCE सैचुरेशन जो है वो 0.2 वोल्ट आपके पास फिक्स हो गई। क्वेश्चन कोई आया है, क्या चीज थी, आवाज आई थी, अच्छा 0.2 वोल्ट हो गया। तो अब आमतौर पे तो सैचुरेशन में जितना मर्जी करंट हो वो फ्लो कर सकता है, पर आपके पास क्या कंडीशन है कि जी ये कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज 0.2 रहेगी। तो इसको 0.2 वोल्ट फिक्स करके आप यहां पर IC सैचुरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो सैचुरेशन करंट उधर बात की गई है वो सर्किट डिपेंडेंट यहां पर से आपके पास निकल सकता है। अब ये क्या होगा कि जनाब अगर 10 वोल्ट ऊपर है उसमें से ये 0.2 वोल्ट इसके निकाल लिया आपने, डिवाइड उसको कर दिया आपने 1K पे जो ये रेजिस्टर लगा है, तो ये आपके पास सैचुरेशन करंट आ गया। अगर आप सैचुरेशन में नहीं होते तो उस केस में यहाँ पे कोई भी और वोल्टेज हो सकती थी, तो आपके पास सर्किट इस तरीके से सॉल्व नहीं होना था। अगर सैचुरेशन में ना होते तो पहले आपने ये वाली लूप सॉल्व करनी है, आपने बेस करंट निकालना है, फिर IC आपके पास बीटा IB के बराबर आना था और उसको सॉल्व करके फिर आपने ये वोल्टेज निकालनी थी कि VCE क्या होगी। पर जब सैचुरेशन का पता चल जाए तो फिर आपने दूसरे तरीके से सॉल्व करना है, फिर बीटा या IB ने नहीं कुछ डिटरमिन करना, फिर ये ट्रांजिस्टर इटसेल्फ का सैचुरेशन होना डिटरमिन करेगा कि कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो वो लेक्चर का भी मैं थोड़ा सा वो आगे करके मुझे है कि मैं ये आंसर कर दूं पहले। एग्जैक्ट रीडिंग ऑफ द इनपुट सप्लाई, ये जिसका क्वेश्चन था ये मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। When we are not sure to exact reading of the input supply, इसका क्या मतलब है? ये सिकंदर का था।
सर ये इस तरह था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम कट ऑफ रीजन में है या एक्टिव रीजन में है, सैचुरेशन में, जब हमें इनपुट की वैल्यू अगर नाउन नहीं होती। वो हो इनपुट की वैल्यू आपको पता होती है, आपको स्मॉल सिग्नल के अंदर जो है ना वो वैल्यू पता नहीं होती। ठीक है समझे? सर। ठीक सर है, वो डीसी डीसी वैल्यू तो पता होगी, वो ना पता हो तो फिर आपने कैसे सॉल्व करना है? ये क्वेश्चन ठीक मुझे है लग सर। रहा है ये आज के लेक्चर से रिलेटेड एक होगा, जहां पे ना हमें मीटर वोल्टेज नहीं पता थी और हम कह रहे थे कि जी हम एक्टिव रीजन में हैं। ये वहां से है नो सर, आज ये के। मैंने पिछली स्लाइड में जब उनको देखा था ना, उसमें से मैंने ये निकला है। अच्छा, चलें चलें ठीक है। इसके अंदर तो ये ना हमारे पास वो, ये मैंने आज के लेक्चर में ना उसको एक्सप्लेन इसको भी किया था, तो ठीक है। उसके क्यू ठीक है एंड ए सर। में दोबारा देख लेंगे अगर नहीं आती। हमें एक्टिव मोड का कैसे पता चलेगा ये मैंने बता दिया। एक्टिव मोड का कैसे अजम्पशन, अच्छा अज्यूम क्या करना होता है कि आपने जब भी अगर आपको नहीं पता तो आप अज्यूम एक्टिव मोड ही करके करते हैं, और फिर आगे आप देखते हैं कि जी ये चीज सच है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर यस आपको सर। जो है वो आपको मतलब करंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही हो या कोई और इस तरह का मसला हो रहा हो तो फिर वहां से आप कह देते हैं। अच्छा ये एक और कोई क्वेश्चन अच्छा है, वाई करंट इज इमिटेड फ्रॉम, ये मैं कॉपी भी करके इधर भी रख लूं, इस लेंथी है। Why is current is emitted from emitter in NPN transistor? Positive terminal is connected to P-type. For a conventional current, its direction should be taken from positive. हाँ अच्छा, ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आया ना ये बड़ा ये सही एक जो है ना आर्ग्यूमेंट के ऊपर आया। वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पे हमने जब इसको इस तरीके से बना लिया, ये मुझे ना क्लियर कर दीजिएगा अगर मैं सही समझाऊं। तो आप ये कह रहे हैं कि जी ये क्या बात हुई कि हम जब यहाँ पर से जो है इसके अंदर से करंट जब आपके पास हमारे पास फ्लो कर रहा होता था, तो कन्वेंशनल करंट एक एनपीएन जो डायोड है, एक पीएन डायोड के अंदर से कन्वेंशनल करंट तो इस डायरेक्शन में फ्लो करता होता है, ऐसे ही है ना? ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो इसमें से फ्लो कर रहा होगा उसको हम एमीटर करंट कह रहे होंगे, और यहाँ पर जो है ये बेस के हिसाब से। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास हम इसको फॉरवर्ड बायस्ड करते हैं इस डायरेक्शन में, तो करंट तो इधर से इस तरफ को मूव करना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि जी सैचुरेशन में आ गया तो करंट ऊपर से नीचे को मूव कर रहा है और जनाब शॉर्ट सर्किट है, जितना मर्जी करंट फ्लो कर रहा है। यही क्वेश्चन है ना आपका? माइक अपना, आपका माइक नहीं एक्टिव था। उमर इकबाल का था सर ये तो। सर मैं क्या स्क्रीन प्रेजेंट करवा सकता हूँ? मेरी चलें कर लें अगर अलाउड है। यस नहीं सर। पता अलाउड, जी करें। यस सर, हो रही। होगी। यस सर। सर बेसिकली क्वेश्चन था ये कि ये शोर है सर। जी 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 जी। सर ये मॉडल है सर, हमने इसको पॉजिटिव यानी कि इसको बेस को अप्लाई किया क्योंकि ये पी टाइप है, और फॉरवर्ड बायस करने के लिए तो ये नेगेटिव है एन टाइप। तो सर कन्वेंशनल जो करंट होती है वो पॉजिटिव से मूव करेगी, ठीक हो गया। तो सर ये हम ये क्यों कहते हैं कि जो एमिटर करंट है वो पुश करेगा वो पी टाइप की तरफ और कलेक्टर की तरफ जाएगा। तो इसका सर ये बेसिक कंसेप्ट था, थोड़ा सा क्लियर नहीं, कंफ्यूजन हो रही थी। अच्छा ठीक है, ये मैं कर देता हूँ। मैं एक बहुत ही एडवांस्ड किस्म का एक क्वेश्चन समझा था जो कि वैलिड क्वेश्चन बनता था, और वो ज्यादा क्रिटिकल एक, लेकिन ये आपने ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके जो वजह है ना, स्क्रीन शेयरिंग आप ना ऑफ कर दें, मैं शेयर करता हूँ। रिज्यूम प्रेजेंटिंग। अच्छा, तो उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो है ना जो करंट होता है ना कन्वेंशनल, ठीक है, कन्वेंशनल करंट हम लोगों ने जो है ना, हम कह रहे हैं कि जी ये कन्वेंशनल आई करंट है, वो हम कंसिडर करते हैं कि जी पॉजिटिव चार्जेस जो है ना वो हमारे पास मूव कर रहे हैं। लेकिन ये चीज हमेशा सच नहीं है।
क्योंकि ये एक्चुअली इसकी ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग वजह है। करंट को दरियाफ्त जब किया गया था ना, उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दरियाफ्त नहीं हुए थे। ठीक है, 18 समथिंग्स के अंदर जाके जो है ये बैटरीज और चीजें और बन रही थी जनाब, वोल्टा बना रहा है, बाकी काम कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन आपके पास जाके जो है वो 19th सेंचुरी के स्टार्ट के अंदर 1905 में और इस तरह करके दरियाफ्त हुआ है। तो बेसिकली उन्हें ये पता था कि जी करंट फ्लो करता है, उन्हें ये नहीं पता था कि किस वजह से करता है। ठीक है, तो हुआ क्या कि जी आप वो कंसिडर करते थे कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा कि मेरे ने जनाब, अब ये कन्वेंशन है, अब होने को बेशक उस वक्त जो दरियाफ्त किया था अगला बंदा कहता नहीं जी नेगेटिव चार्जेस की वजह से है, और मैं हमेशा जो है वो कंसिडर करूंगा नेगेटिव चार्जेस इधर से इधर को मूव करते हैं। लेकिन उसने कहा कि जी पॉजिटिव चार्जेस जो है वो कन्वेंशन है, कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जो मूव करता है, तो इस वजह से जो है ना करंट इस तरह से फ्लो करता है। अब सारी डिवाइसेस सब कुछ जो है वो उस तरीके से बन गया। ठीक है, तो अब वो सारा मटेरियल और चीजें बन गई थी, जो नोटेशन और कन्वेंशंस हैं वो हर जगह यूज होना शुरू हो गई। तो उसके बाद जाके पता चला कि नहीं जी ये तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, हमें फिर ये आगे जंक्शंस और इनमें पता चला कि आपके पास जो है अगर सॉल्यूशन है कोई लिक्विड और सॉल्यूशन के अंदर आपने इलेक्ट्रोड्स डाले हुए हैं और तब करंट फ्लो करते हैं, तो वो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों की वजह से फ्लो करता है। नेगेटिव आयंस जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और पॉजिटिव आयंस पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। फिर पता चला कि जनाब, और इसी तरीके से करते हुए जो है जेम्स चैडविक वगैरह के जो एक्सपेरिमेंट्स थे कि आपके पास जो है अगर कोई रेडिएशन या प्रोटॉन्स बाहर निकले हुए हैं, बाकी सारे केसेस के अंदर वो भी अगर फ्लो कर रहे हो तो वो भी करंट है। इन शॉर्ट आपके पास कब जब भी कोई ना कोई एक मटेरियल होगा जिसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो सकता है कि वो अल्फा पार्टिकल हो जिसके ऊपर He+2, ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, हो सकता है आपके पास वो फ्लो कर रहा हो, कोई और आयन एक फ्लो कर रहा हो, कोई भी अगर इस तरह की चीज फ्लो करेगी तो करंट होगा। पर हमारे पास कन्वेंशन जो है, क्योंकि अब हर जगह पे नोटेशन यूज हो रही थी, तो वो कन्वेंशनल करंट अज्यूम करता है कि पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे थे। अब हमारे पास ये एनपीएन के केस में क्या था कि जो एमिटर है ये एन टाइप है, ये कलेक्टर जो है ये भी एन टाइप है, और जो बेस है ना ये हमारे पास पी टाइप है। तो हमने इधर से इसको एमिटर इसलिए कहते हैं कि जो एक्चुअल जो जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा होता है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिव चार्ज हैं। ठीक है, मतलब कन्वेंशन हमेशा हम समझेंगे कि जी जैसे कोई पॉजिटिव फ्लो कर रहा था, लेकिन फिजिकली इन रियलिटी क्या चीज हो रही है कि ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, बेस में पहुंचे, इधर से नहीं रिकवर हुए और आगे कलेक्टर की साइड के ऊपर मूव कर गए। ठीक है, तो इसलिए जो है ना जब आपको इसका एक्चुअल बता रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से बताया गया है, लेकिन जब एक दफा आपको समझ उसकी आ गई है तो क्योंकि अब कन्वेंशनल ही हर जगह पे यूज हो रहा है तो आगे हम कन्वेंशनल के हिसाब से मूव करते रहेंगे। ठीक है, यस सर। इधर एक और क्वेश्चन भी था कि डायोड जो है वो तो फॉरवर्ड बाइस हो जाता है, ठीक है, वो उसकी डायरेक्शन नीचे को होनी चाहिए। तो लेकिन हम ये कहते हैं कि एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, तो यानी कि उसकी डायरेक्शन अपवर्ड ले लेते हैं, तो ये तो दोनों डायरेक्शन होनी चाहिए। नहीं क्या मतलब, ये यानी मीटर, कि एक मिनट माइक ऑन रखें, ये मीटर करंट है, यस सर, ये हमारे पास है कलेक्टर कलेक्टर करंट, करंट, ये कन्वेंशनल करंट्स है ना, कन्वेंशनल इनको लेबल किया है। ठीक है, सर। इलेक्ट्रॉन्स ऊपर को मूव करेंगे लेकिन कन्वेंशनल करंट के हिसाब से यहाँ पे है, क्योंकि नोटेशन एक यूज करनी होती है और फिर वो कंसिस्टेंट रखनी होती है। अब क्या है कि बाहर फिर रेजिस्टर्स के केस में ना इलेक्ट्रॉनिक करंट उसको कहते हैं जिसको नेगेटिव के हिसाब से कंसिडर करें, पर अब मसला उसमें क्या आता है कि अब यहीं पे आप अगर पीएनपी यूज कर लेंगे, ठीक है, तो पीएनपी में होल्स हैं तो वहां पे पॉजिटिव का होगा, तो अब क्या आप करते रहेंगे कि यहाँ पे आप पॉजिटिव से करें, इधर आप नेगेटिव से करें, फिर एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कंडक्टर में, फिर दोबारा नेगेटिव में आ जाए, तो हर जगह पे चार्जेस को चेंज करना बहुत बड़ा मसला है। इसलिए कन्वेंशनल करंट हम जो भी हमें फिजिकल उसका देख लिया, लेकिन हम कंसिडर करेंगे जनाब कन्वेंशनल करंट ही। यस सर। तो ये जो आपने राइट में डायग्राम बनाई है,
सर हम कहते हैं कि एमिटर जो है वो करंट एमिट करता है, डिस्चार्ज करता है, रिलीज करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यानी एमिट करता है, करंट को नहीं। यस सर। सर यानी कन्वेंशनल कि करंट इसी डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन्स अगर ऊपर को मूव कर रहे हैं ना, तो कन्वेंशनल करंट ऐसे होगा जैसे कि कोई पॉजिटिव चार्जेस नीचे को मूव कर रहे हैं। यस सर। सर ये हो जाए कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो ऊपर को मूव करेंगे, लेकिन करंट नीचे को मूव करेगी। हाँ, क्योंकि कन्वेंशनल करंट में हम अज्यूम करेंगे कि अच्छा जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव चार्जेस होते तो वो उल्टी डायरेक्शन में मूव करते। तो हम इसलिए एमिटर करंट, कन्वेंशनल करंट को नीचे को कंसिडर करेंगे। यस सर। तो ये वजह से बेसिकली। तो ये एक बहुत ये बल्कि ये फिर Excuse दोबारा me, sir. लीनियर सर्किट एनालिसिस के पहले लेक्चर में मैंने चीज ही स्टार्ट यहाँ से की थी, और ये समझाना वाकई बड़ा मुश्किल था। जी 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 पूछे। मुझे आवाज नहीं आ रही। सर माइक। पीएनपी के जी, केस में क्या होगा? पीएनपी के केस में क्या होगा? वो तो सिंपल आ जाएगा कन्वेंशनल के यस हिसाब सर। माइक ऑफ कर दे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पीएनपी के केस में क्या होगा कि आपने इसको फॉर प्लस रखना है, इसको माइनस रखना है, ठीक है। तो इसमें जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स की बजाय होल्स जो होते हैं ना वो मूव करते हैं, जो कि इटसेल्फ अब बड़ा एक है कि होल्स के अंदर भी एक्चुअली वो खुद नहीं मूव कर रहे होते, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी मूव कर रही होती है। पर वो प्रोसेस एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से ना अफेक्ट थोड़ा स्लो आता है, होल्स की मूवमेंट स्लो होती है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, फॉरवर्ड बायस्ड करना था, इसको 0.7 कर दिया, और इसको रिवर्स बायस्ड आपने करना था, ठीक है। तो उसके केस में यहाँ पे पॉजिटिव इधर नेगेटिव कर देंगे। टोटल ये वोल्टेज आप लेट से 10 वोल्ट रखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जनाब इस डायरेक्शन के अंदर 9.3 वोल्ट आपने अप्लाई किए हुए हैं इसको रिवर्स, तो ये एक्टिव मोड के अंदर आ गए। तो उसी तरीके से है, बस पोलैरिटीज ऑपोजिट हो जाएंगी। कन्वेंशन हर जगह करंट कन्वेंशनल ही इस्तेमाल करना है आपने, वजह बेशक चार्जेस के फ्लो करने की इलेक्ट्रॉन्स हो या जो भी हो, ठीक है। सर जो आप क्वेश्चन कह रहे थे उसका भी ये आंसर है कि वो नीचे से जो मीटर है वो उसको इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है, तो इस वजह से ऊपर को फ्लो करता है एज जी सैचुरेशन जी रीजन में। जी 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 जी, वो जो जी स्टार्ट में ठीक है सर। सैचुरेशन के केस में था, वो आप जी सर। समझेंगे जब जी एक सर। दफा ऑन हो गए तो करंट अब जो है ना फ्लो करते रहेंगे। जी सर। ठीक है जी, ये वाला आंसर हो गया। सर सैचुरेशन के केस में कलेक्टर और एमीटर दोनों के डायोड फॉरवर्ड बायस होते हैं। जी जी, ओके सर। तो दोनों फॉरवर्ड बायस्ड होती हैं, तो वो एक तरह का आप समझें कि सारे शॉर्ट सर्किट सही 0.2 वोल्ट्स के ऊपर सब कुछ ऑपरेट कर रहा होता है। सर अगर ठीक है। वो आपने जिधर समझाया था कि इलेक्ट्रॉन्स और जो कन्वेंशनल करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो सर उसका अगर लिंक शेयर कर दें ज़्यादा रहनुमाई हो जाएगी हमारी। ठीक है, वो मैं लिंक उसका ना शेयर कर दूंगा, ये मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा। यस सर। अच्छा श्योर सर, थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, ये बीजेटी के मॉडल रह गए थे। व्हाट डिपेंडेंट सोर्स वी यूज्ड फ्रॉम कलेक्टर, वी सेड डिपेंडेंट सोर्स इज यूज्ड फ्रॉम कलेक्टर टू मीटर। डीजे मैग्नेटिक सर्किट्स वाला वैसे ना इररिलेवेंट एक तरह का है, वो इतना आगे आने नहीं है मैग्नेटिक सर्किट्स। वो है जहां पे आपके पास लेट से रिले वगैरह होता है, तो वो मैग्नेटिक सर्किट्स हैं, ठीक है। पर वो हमारा ना डायरेक्ट उससे काम नहीं है, वो एक ऐसे था कि एप्लीकेशन के ऊपर बात हो रही थी वहां पे। तो मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर जो है ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, इंडक्टर्स हो गए, इस तरह की चीजें जहां पे एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती है, तो उनको मैग्नेटिक सर्किट्स कहते हैं। मेरे सर ख्याल एक में क्वेश्चन। क्वेश्चन व्हाट आर तक था, तो व्हाट आर इधर से आंसर हो जाता है आगे, लेकिन मैं नहीं। जी सर जब हमने रिले वाला यूज किया था तो हमने रिले के इनपुट टर्मिनल्स के साथ एक डायोड यूज किया था, उसकी वजह बता दें कि वो क्यों यूज हो रहा है। हाँ, ये हुआ ना, अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, वो हमने क्या किया था कि जी एक इस तरीके से रिले लगी हुई थी, ऊपर हमारे पास सप्लाई लगी हुई है। वो आमतौर पे मैं एक्सप्लेन वैसे वो करता होता था, इस बार मैंने नहीं किया, मैंने कहा कि रेलेवेंट सा होगा कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कभी किसी ने उस पर तवज्जो तो दी नहीं है, तो चले अच्छी बात है, तवज्जो दे दी।
होता क्या है कि ये एक डायोड लगा होता है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, ये यहाँ पे है, इधर जो भी कंट्रोल टर्मिनल है। अब आपको पता होगा कि इंडक्टर के अक्रॉस जो है ना, VL इज इक्वल टू L di/dt, ये करेक्ट है? ये आपने अभी नेटवर्क एनालिसिस का कोर्स Yes, पढ़ा sir. था, आना चाहिए। जी हाँ। अच्छा, तो इधर मुझे बताएं कि क्या मैं इंडक्टर के क्रॉस करंट को सडनली चेंज कर सकता हूँ? ऑपोजिशन हाँ शो सर। करेगा वो। अपोजिशन शो करेगा, लेकिन लेट से मैं कहता हूँ एक इंस्टेंट में मैंने करंट को 0 करना है, कितनी वोल्टेज चाहिए होगी? स्लोप क्या होगी अगर मैं कहूं कि एक इंस्टेंट में मैंने करंट को 0 से जो है ना 1 तक लेके जाना है, एम्पेयर तक, 0 से 1 एम्पेयर तक लेके जाना है, तो कितना, और टाइम मैंने इसमें करना है डेल्टा टी को 0 कर देना है, 0 टाइम में 0 से 1 एम्पेयर पे जाना है, तो कितनी वोल्टेज चाहिए होगी? इसमें पुट कर देना, डी कितने है? 1 माइनस 0 1 है, डी टी कितना है, डेल्टा टी 0 है, 0 तो ये क्या आ गया? इंफिनिटी। इन्फिनिट। इंफिनिटी। ठीक है, इसका मतलब है कि आप सडनली करंट को चेंज ही नहीं कर सकते, करने लगेंगे इतनी वोल्टेज डेवलप होगी, सब कुछ जल जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब आपने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, यहाँ से करंट को फ्लो कर रहा है, लोड है ना ये, इधर से आपने करंट फ्लो कर रहा है, आपने स्विच लगा दिया, ऑल ऑफ अ सडन आप स्विच ऑफ कर देते हैं। स्विच का तो यही काम है ना, ऑन करना है, सडनली ऑन हो जाएगा, ऑन में तो कोई मसला नहीं, चलो ठीक है, कि वो करंट 0 से आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इंक्रीज होता हुआ पहुंच जाएगा। ऑफ के केस में तो आपने रास्ता ही कोई नहीं दिया करंट को, अगर ये डायोड नहीं लगा तो करंट किधर से जाएगा, कोई भी जगह नहीं है, तो आप करंट को 1 से 0 पे इंस्टेंटेनियसली ला रहे हैं, इसके क्रॉस इतनी ज्यादा वोल्टेज डेवलप होगी कि ये जल जाएगी, या स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग जैसे ही ऑफ होने लगा है इसके क्रॉस स्पार्किंग होके कुछ ना कुछ डैमेज हो जाएगा। वो स्पार्किंग इसीलिए होती है कि ये इतनी ज्यादा वोल्टेज जनरेट हो जाती है कि स्पार्क पॉसिबल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये फ्री व्हीलिंग डायोड लगा लेते हैं। अब यहां से जब करंट है, इसको वोल्टेज जितनी मर्जी चाहिए हो ये जनरेट कर सकता है इस रिलेशन से, पर मसला क्या होता है कि जी करंट को रास्ता मिलना चाहिए, तो आप इसको फ्री व्हीलिंग डायोड एक इधर लगाते हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड, ये इकट्ठे ही लिखना होता है लफ्ज में, वो फ्री व्हीलिंग डायोड। तो फ्री व्हीलिंग डायोड क्या करता है हमारे पास कि ये जितना करंट है वो सारा का सारा करंट यहां से फ्लो करने लग जाता है, जैसे ही ये स्विच ऑफ होता है इसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो 0.7 वोल्ट रह जाती है, जिसकी वजह से जो है ये करंट आहिस्ता आहिस्ता जो है ना रिड्यूस होता रहता है, रिड्यूस होके 0 हो जाता है, तो फिर आपके पास एक्चुअल टर्न ऑफ तब अकर करता है जाके। अगर ये नहीं लगा होगा तो स्पार्किंग होगी, कुछ ना कुछ जल जाएगा आपका। सर हम इसको रिवर्स बाइस में भी डायोड को अगर सीरीज में लगा के रिवर्स बाइस में लगा दें तो फिर भी ये हो सकता है ये काम? सीरीज में किसके साथ, समझ नहीं। मतलब सर रिले के साथ इसको रिवर्स बाइस में लगा दें कि जब ये नेगेटिव रिवर्स मतलब बायस ऑपोजिट। में ही लगाया है ना, उसके इंडक्टर वाला जो है, जिस टर्मिनल्स के अंदर से आपने करंट को सडनली चेंज करना है उसके साथ लगाना है। सर मतलब मैं कह रहा था कि मतलब डायोड और रिले को सीरीज में कर दें अब, तो जब वोल्टेज इस ऑपोजिट तरह आएगा तो डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा, पीछे नहीं वाला नहीं नहीं, सर्किट। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं इसमें बनती। आपने ओके अगर रिले के साथ सीरीज में लगा दिया तो ये और रास्ता तो नहीं ना दे रहा, रास्ता तो यही है, इसी के थ्रू है, बल्कि सर डायोड डायोड ये ऑन भी नहीं ऑफ भी नहीं होने देगा जब तक करंट नहीं 0 होता। और कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं, इस तरह कर दें? सर मतलब कि अगर डायोड की इस तरह कॉन्फ़िगरेशन की जाए कि डायोड रिवर्स बाइस हो जाए जब सर्किट ऑफ हो, तो सर करंट गुजरने नहीं देगा डायोड, तो फिर पीछे वाला सर्किट तो महफूज रहेगा ना? नहीं, ये ना इस तरीके से नहीं, आपने इसको रखना इस तरीके से होता है कि जो डायोड है ना वो भी एक स्विच है, जैसे आपके पास जो है ना बीजेटी एक स्विच है, जी सर। ठीक है, तो आपने एक स्विच का मसला हल करने के लिए क्यों दूसरे स्विच को डैमेज करवा रहे हैं, ये हल तो ना हुआ फिर। तो
तो ओके हमने सर। करना क्या होता है, हमने ऐसे रखना होता है कि जब जब ये ऑन है तो ये ऑफ हो जाए। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे 10 वोल्ट आया है, यहाँ पे 0 वोल्ट आया है, तो ये डायोड ऑफ होगा, फ्री व्हीलिंग। ये वाला हमारे पास ऑन है, इसके क्रॉस 0.2 वोल्ट सैचुरेशन के अंदर है, ये आ गया। और यहाँ पर से जो है ना, जो करंट फ्लो कर रहा था, जब हम इसको ऑफ करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। 0 वोल्ट की बजाय यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगी 10.7 वोल्ट इधर आ जाएगी। कैसे आएगी? क्योंकि ये इंडक्टर इतनी वोल्टेज इसके क्रॉस इंक्रीज करने लग जाएगी, ये इतनी वोल्टेज इधर फिक्स कर देगा। यहाँ पे 10 वोल्ट था, तो ये क्योंकि आपके पास ये कंडक्ट कर रहा है करंट का, तो इसका मतलब है 0.7 इसके क्रॉस आ रही है, तो 10 प्लस 0.7 10.7 वोल्ट इधर आ गई और इंडक्टर के क्रॉस ये कर रहा है। ये क्लैंपर सर्किट आपने शायद देख पढ़े होंगे, क्लैंपर सर्किट यस नहीं आपने पढ़े? ये यस सर, क्लैंपर पढ़े एक हैं। तरह का हो गया ना, इसने क्लैंप कर दिया इसको जी 10.7 सर। वोल्ट्स पे। ठीक है, जी सर। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक्स का। अच्छा, अब इधर जो डीसी बायसिंग वाली चीजें हैं उनको पहले देख लेते हैं, फिर ये एसी बीजेटी मॉडल्स पे आएंगे। ये स्मॉल सिग्नल से रिलेटेड है। use from collector to emitter, is there limitation for use of dependent source or not? ये डीसी की बात हो रही है, एसी की ये मुझे समझ नहीं आई, ये किसका क्वेश्चन है? सर ये डीसी की बात है। अच्छा, आपने कहा डीसी था की कि सोर्स और नॉट इन डीसी में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, डीसी वाली चीजों को पहले देख लेते हैं। पहले बीजेटी के डीसी मॉडल्स को मैं देखता हूँ। ठीक है, और कोई मॉडल से रिलेटेड, ये भी मॉडल से रिलेटेड ही था। ये भी डिपेंडेंट सोर्सेज यूज फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर। Did not understand the concept of collector feedback bias as collector feedback biasing AC model why in the small signal। ठीक है जी, अब यही वाली चीजें रह गई हैं, यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्डर के अंदर हैं। ये इस तरीके से ना, जब रिसर्च पेपर्स में नहीं, जर्नल्स के रिव्यूअर के सवाल आते होते हैं इसी तरह से, तो वो हम इसी तरह लिख के जो है हर एक का जवाब देते होते हैं इधर, लेकिन है कि लिखने की बजाय जो है वो रिकॉर्डिंग में साथ हो रहा है। अच्छा जी, अच्छा ये एक ही क्वेश्चन है। ओहो, in BJT DC model, which dependent source we use from collector to emitter? Is there a limitation for the use of dependent source or not in DC? अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास जो है ना, डीसी के केस में जो मॉडल्स बन रहे हैं, बीजेटी एम्पलीफायर का है, स्मॉल सिग्नल मॉडल्स का आ गया, उससे पहले डीसी मॉडल। बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये है, इनको रोटेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये लेकिन सही तरह नजर नहीं आना आपको। अच्छा जी, जो बीजेटी के केस में हमारे पास जो मॉडल्स आ रहे हैं ना, वो हमारे पास ये वाले हैं। अच्छा जी, अब मैं जरा क्वेश्चन जरा दोबारा देख लूं। कलेक्टर टू एमिटर, इज देयर लिमिटेशन ऑफ यूज ऑफ डिपेंडेंट सोर्स और नॉट इन डीसी? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जी एनपीएन और इन सारे केसेस के अंदर ना, कट ऑफ, सैचुरेशन और बाकी जो रीजन्स है ना, उनके हिसाब से हम इसको देखते हैं।
तो हमारे पास कट ऑफ के केस के अंदर क्या होता है कि जनाब वोल्टेज ये जो है VBE ये 0.5 वोल्ट से लेट से कम है तो कट ऑफ के अंदर है, तो उस केस में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। तो मतलब क्या है कि आप ये बेशक ना बनाएं, इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे जब आ जाएगा ना कि जी VBE इज लेस देन 0.7 या लेस देन 0.5, ठीक है, चलिए 0.5 कर देते हैं, तो आपको पता है कि जी IC इज इक्वल टू 0 है, IB इज इक्वल टू 0 है, बस यहीं पे बात खत्म हो जाती है। ये बनाने का, ये इसी चीज को जो आप यहाँ पे करते होते हैं ना, उसको यहाँ पे जो है ना बताया कि ऐसे कंसिडर करना है, इतना कोई मुश्किल इसमें नहीं है और चीज, ठीक है। जी सर। ठीक है, कट ऑफ में, और इसी तरह ये PNP के केस में भी ऐसे ही है। उसके बाद हमारे पास चीज आती है यहाँ पे एक्टिव रीजन के केस में। तो एक्टिव रीजन के केस में हमें पता है कि हम जब भी सॉल्व कर रहे होते हैं, अगर हम ये इसी को यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कह देंगे कि जनाब यहाँ पे 0.7 वोल्ट्स फिक्स्ड है, हम तो सॉल्व ही ऐसे करते हैं शुरू से, और ये जो IC है इसको हम कह देंगे ये हमारे पास है बीटा IB। इस केस के अंदर भी आम तौर पे जो है हम ऐसे नहीं करते कि इसको रिप्लेस करें एक और मॉडल से, हमें क्योंकि ये चीजें ज्यादा बेसिक्स होती हैं, हमें वैसे ही याद होती हैं, इधर से कोई करंट IB आ रहा होगा और यहाँ पे ये बीटा IB के बराबर IC होगा, तो इस ये हमारे पास मॉडल है दूसरा एक्टिव मोड का, ठीक है। उसी को इन्होंने थोड़ा सा जो है वो सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये बना दिया कि जी ये बीटा IB होगा, यहाँ पे 0.7 वोल्ट्स आ रहे हैं, तो और कोई इसमें चीज नहीं है ऐसी। इसी तरह जब सैचुरेशन का आता है तो हमें पता है कि जी सैचुरेशन के केस में ये 0.7 वोल्ट्स होगा और ये हमारे पास जो है ना 0.2 वोल्ट होगा, फिक्स्ड है, और जितना मर्जी करंट इधर से फ्लो करना है वो करता रहे, और ये जो करंट इधर से होगा ये होगा IC सैचुरेशन। ये डिपेंड करेगा कि एक्सटर्नल सप्लाई कितनी लगी है, 0.2 वोल्ट का इधर ड्रॉप आना है, बाकी जो मर्जी करंट चाहे फ्लो कर ले। तो ये जो मॉडल्स है ना DC वाले, वो यही चीज है जो हम इसके ऊपर कर देते थे। उन्होंने कहा कि जी मतलब ये याद रखने के लिए अगर किसी को सर्किट के ऊपर नहीं याद रहता तो वो इस तरीके से बना के याद रख ले, ठीक है। ठीक है सर। यस सर। हाँ, और ये जो है ना ये इसके DC के मॉडल्स में इतना कोई वो उस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि ज्यादा डेप्थ में उसमें जाना पड़े, जो स्मॉल सिग्नल मॉडल्स हैं उनमें हमें जाना पड़ता है। तो ये जो है फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर, हाँ वही सोर्स की ये वही बात हो गई। यू हैव सेड दैट डिपेंडेंट सोर्स इज यूज्ड फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर, ये मैंने कह दिया था, ये भी इसी का मुझे लग रहा है साथ था। नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टर फीडबैक बायस एज वेल एज सिंप्लीफिकेशन, और एज इन कलेक्टर फीडबैक बायसिंग एमिटर रेजिस्टेंस इज नॉट अवेलेबल, ये मुझे लग रहा है ये भी एक ही क्वेश्चन है। सर ये As in दोनों collector- एक टॉपिक में से दोनों ही। हाँ, ये एक ही क्वेश्चन एक तरह से बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि समझ नहीं आई, क्योंकि इस वजह से समझ नहीं आई। Why we are taking alpha with base in starting concepts, ये अलहदा से मैं इसको कंसिडर करूंगा। is not available and emitter current is equal to the sum of why we take alpha with base as in starting, हाँ ठीक है। इस चीज को जो है ना यहाँ पे मैं ये अब आंसर करता हूँ। not understand the concept of collector feedback bias, अब ये यहाँ पे DC biasing, बायसिंग इन BJT एम्पलीफायर्स, चले। अच्छा जी, तो कलेक्टर एमिट फीडबैक बायसिंग के ऊपर था क्वेश्चन, ये वाला था ना, यही है, कलेक्टर टू बेस फीडबैक रेजिस्टर के साथ। यही वाला क्वेश्चन था कि कोई दूसरे सर्किट पे पूछ रहे थे? सर यही था। यही था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है यहाँ पर से जो करंट है ना ये होता है एमिटर करंट। तो मुझे बताएं ये करंट क्या होगा? सर ये कलेक्टर।
कैसे? कलेक्टर करंट तो वो करंट नहीं होता जो कलेक्टर में से फ्लो करे। तो सर ये कलेक्टर में से नहीं आ रहा, ऊपर से ही आ रहा है, ये कलेक्टर से आ रहा है तो ये कलेक्टर करंट होगा। नहीं, ऊपर से आने से नहीं, क्या ये करंट सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर में से फ्लो कर रहा है? सर ये करंट इक्वल होगा। ये रेजिस्टेंस में भी कर। ये कलेक्टर करंट है। फर्क समझ आया ना आपको क्या है? यस सर। ठीक है ना, ये कलेक्टर करंट है। और ये करंट कौन सा है? बेस करंट सर। हाँ, अब इधर केसीएल लगाएं। मुझे बताएं, और ये करंट क्या होगा? केसीएल लगाते हैं इस पॉइंट पे। केसीएल लगाना आता है ना आपको? कौन से करंट हैं जो टुवर्ड्स द नोड मूव कर रहे हैं? ये वाला टुवर्ड्स द नोड है। इसकी वैल्यू नहीं हमें पता अभी क्या है। और अवे फ्रॉम द नोड कौन से करंट्स मूव कर रहे हैं? सर आईसी और आईबी। आईसी और आईबी। और आईसी और आई। आईसी और आईबी। तो आईसी और आईबी जो है ये आपके पास किसके बराबर होता है? मीटर करंट के। ये मीटर करंट के। मीटर करंट। तो ये तो मीटर करंट हो गया। यस सर। वजह ही ना, ये वजह ये है कि आप जो है ना, Yes, और ये sir. बड़ी कॉमन एक मिस्टेक है, ये यहाँ पे आगे एक्सप्लेन भी यहाँ पे ये किया हुआ है साइड पे ही, बल्कि ठीक है कि क्योंकि इसमें से वो जो करंट है ना वो हमारे पास होता नहीं है उसके बराबर। तो यहाँ पे जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके यहाँ पे लिखा हुआ है आईई वगैरह और इन सारी चीज़ों के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट ने जो ये एक्चुअली फ्लो करना है ना इधर से, उसका ये रिलेशन आ जाता है। अब इधर हमारे पास वीसीसी कांस्टेंट है, वीबीई कांस्टेंट है, आरसी कांस्टेंट है, ठीक है, और जो है आरबी है उसको बीटा प्लस 1 से डिवाइड किया गया है। अब ये आईई और आईसी और ये सारी जो चीजें हैं ना, ये हमारे पास बेसिकली डिटरमिन करती हैं कि ट्रांजिस्टर के चेंज करने से फर्क पड़ेगा कि नहीं, ये जो बीटा है। तो अब ये आरबी की वैल्यू जितनी भी है उसको बीटा प्लस 1 से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो वो अब लेट से आरसी आपके पास है 10 के और आरबी आपके पास था लेट से आई डोंट नो 50 के है या 60 के है, ठीक है। तो अब आप इसको जो है 101 से डिवाइड कर रहे हैं, वो बन जाता है आपके पास 0.6 के। तो 10 के में 0.6 के ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म तो नेग्लेक्ट हो गई, इसलिए आपके पास इधर स्टेबिलिटी होती है इस बायसिंग में। और कोई क्वेश्चन आया है? नहीं आया। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। ये दोनों का मेरे ख्याल में ये एक ही आंसर कर देता है इन चीजों को, नहीं इसको आंसर कर देता है, नीचे वाला मुझे देखना पड़ेगा। सर इसमें मतलब ये कंडीशन बन जाती है फिर के आरसी जो है ना उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होनी चाहिए आरबी। नहीं, आरबी की वैल्यू जितनी मर्जी हो ना, ठीक है, क्योंकि इधर हमें पता नहीं है आरबी कितना है, ना हमें पता है आरसी कितना है, पर हमें ये पता है कि जी जो बीटा प्लस 1 की टर्म है ना वो एक और टर्म के साथ डिवाइड हो रही है मल्टीप्लिकेशन में ऊपर, या इस तरीके से करके कोई मेजर इफेक्ट नहीं आ रहा उसका। सर मतलब कि अगर आरसी की वैल्यू हम बहुत कम रख लें तो फिर तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। लेकिन जितना भी पढ़ना होगा कम ही पड़ेगा ना, क्योंकि दूसरा रेजिस्टर आप आरसी की वैल्यू को कितना कम करेंगे, मसलन बताएं मुझे नॉर्मल बायस के हिसाब से। सर मतलब मैं कह रहा था कि अगर हम कंसीडर किलो ओहम कर रहे हैं, अगर ओहम में चले जाएं तो फिर तो नहीं ओहम में तो फिर ऑपरेट ही नहीं ना करता, वो करंट एम्पेयर्स में फ्लो करेगा ना। ठीक है, मिली एम्पेयर्स तक का ही आमतौर पे होता है, ठीक है। 1 किलो तक अगर ये है और आरबी की वैल्यू लेट से आपने जो है ना 10 किलो रख दी है, ठीक है, तो या 10 किलो या जो भी आपने चाहे उस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। लेट से 100 किलो कर लेते हैं, 100 किलो करेंगे उस केस में ये थोड़ा सा बराबर आएंगे। लेकिन जो हम मेन जो चीज देख रहे थे वो ये चीज थी कि बीटा के चेंज होने से कितना फर्क पड़ेगा। सर वो बहुत माइनर पड़ता है, वो अब माइनर फर्क पड़ेगा एज कंपेयर टू दूसरे जो सिनेरियोज हैं। तो यही चीज जो है ना मेन
ठीक है, ट्रांजिस्टर चेंज करने से अगर बीटा आपके पास चेंज होगा तो इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा उसका। जी सर, वो आपने वो भी की थी बीटा वाली एग्जांपल 100 और 200 के डिफरेंस जी की, हाँ, वो वो भी। इसीलिए की थी कि ताकि जी जो है सर। ना ये भी क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अब लास्ट जो क्वेश्चंस कुछ हैं ये एसी मॉडल्स के रह गए। एसी बीजेटी मॉडल्स, ठीक है जी। नहीं, इसको पहले देख भी लूं क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन नीचे वाला एक ही है, ये वो इन एसी जी सर, ये बीजेटी एक ही है। मॉडल खाली लिखा हुआ है। ये इसी तरह रिव्यूअर्स के केस में भी होता है, जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं ना तो पता चलता है दो क्वेश्चन एक ही थे। अच्छा, ये है इन एसी बीजेटी मॉडल्स व्हाई इन केस ऑफ स्मॉल सिग्नल देयर इज नो डिस्टॉर्शन इन सिग्नल्स व्हाइल ड्यूरिंग लार्ज सिग्नल्स देयर इज डिस्टॉर्शन ऑफ सिग्नल्स। अब यही तो सारी बात है इसमें। हमारे पास चलें, ये कैलकुलेटर है किसी के पास? यस सर। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है ना इधर एक सेकेंड, ये एक रिलेशन ये है लार्ज सिग्नल का। ठीक है, ये मैं बता रहा है कि करंट कितना चेंज होगा अगर आपके पास जो है ना वोल्टेज चेंज हो रही होती है। ये तो आपको पता है ना इस रिलेशन का। ये क्या है, ये यस लार्ज है स्मॉल है, क्या चीज है ये? सर, ये लार्ज सिग्नल है अच्छा, और ये क्या है? सर। लार्ज वोल्टेज। लार्ज लार्ज सिग्नल। वोल्टेज है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ट्रांजिस्टर के अंदर आप समझ लें, ये ट्रांजिस्टर है ना, तो यहां पर से आपने जो है ये लार्ज वोल्टेज वी कैपिटल बी ई अप्लाई किया हुआ है, और यहाँ पर से जो करंट आना है वो हमारे पास है आई कैपिटल सी आ रहा है। अच्छा, अब हम लेट से इसकी ना बायसिंग करते हैं, और बायसिंग हमने, अब मैं ना वो पूरा उसको सॉल्व करने की बजाय मैं कह देता हूँ लेट से जो लार्ज सिग्नल है ना आईसी, वो बायसिंग के केस में हमारे पास वैल्यू आ जाती है कोई, चलें वो वैल्यू भी हमें नहीं पता, हमने जो इनपुट साइड के ऊपर है ना हमारे पास वी कैपिटल बी ई, हम लेट से उसकी वैल्यू कर देते हैं 0.7 टाइम्स, नहीं सॉरी 0.7 वोल्ट्स प्लस प्लस माइनस लेट से 0. स्मॉल की बजाय लार्ज सिग्नल वैल्यू में प्लेस करना चाह रहा हूं, तो वो 0.10 मिली वोल्ट थी, लेट से 0.1 कर देता हूं मैं। ठीक है, अब आप ये समझें कि जैसे आपके पास 0.7 वोल्ट्स की डीसी बायसिंग है और उसमें एक कोई सिग्नल आ रहा है जो कि ना 0.1 वोल्ट का है प्लस माइनस। ठीक है, ये समझ आइए आपको। ये 0.7 वोल्ट्स के ऊपर अगर हम इसको ड्रॉ करें ना तो ये 0.7 वोल्ट्स है, और उसके ऊपर जो है ना ये कोई वेरिएशन आ रही है जो कि इसको चेंज कर रहा है 0.71 से लेके 0.69 के बीच में। ठीक है, तो अब मैंने चेक करना है कि 0.7 पे आउटपुट करंट क्या आता है इस रिलेशन से, 0.71 पे क्या आता है और 0.69 पे क्या आता है। ठीक है, जी सर। और मैं चेक करना चाह रहा हूं कि अगर तो सिस्टम लीनियर था तो 0.71 और 0.7 के केस में जो कलेक्टर करंट का फर्क है वो उतना ही होगा जितना 0.69 और 0.7 के केस में होगा। लिनियरिटी का यही मतलब है ना कि जितना फासला या जिस तरह की वेव फॉर्म की शेप या चीजें इनपुट के केस में बनेंगी उतनी आउटपुट के केस में भी आए। यस सर। ठीक है, तो आपके ख्याल में क्या ऐसे होगा? चलिए सर अभी लग तो चेक नहीं कर रहा। लेते हैं। आई एस की वैल्यू आप करें 10 टू द पावर ऑफ -15 प्लेस करें, ई की जगह पे आप पहले प्लेस करें सर 0.7। ISE क्या है? ये है आपके पास लीकेज करंट, डार्क करंट जो लीक कर रहा होता है एक तरीके से। ठीक ओके है, जो जंक्शन ही आपके पास बने उनमें से स्लोली कर रहा होता है। ओके 0.71 बाय 0.25, ये एक मिनट ना, ये तो 25 मिली है, रुकें रुकें रुकें, ऐसे करें
ये जो 0.71 आ रहा है ना, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देना है इसमें, क्योंकि ये 1/VT जो है वो 40 के बराबर होता है। ये करें 0.71 को मल्टीप्लाई करें 40 से, ई की पावर में लें, और फिर आगे मल्टीप्लाई करें 10⁻15 से। सर ये जो लीकेज करंट होता है सर, ये हमें ट्रांजिस्टर की वो डेटा शीट में मिलता है सर? जी हाँ, लेकिन है कि प्रैक्टिकली हमें ये यूज करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। ये मैं बस एक पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इसका 2.15 क्रॉस 10 की पावर -3। 2.15 इंटू 10 टू पावर -3। 2.15 मिली एम्पेयर आ गया। ठीक है, अगर इसको अब आप 0.7 कर दें और फिर निकालें तो क्या आता है? क्या करना है सर? यहाँ पे 0.7 से मल्टीप्लाई करके देखें। वन 1.4 सर। 1.4 क्या? 1.4 मिली एम्पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब इधर 1.4 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे 0.69 प्लेस करके देखें। -9.69 10 की पावर -4। 0.9 69 69 10 की पावर -3। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखें, जब आपने इनपुट पे जो सिग्नल अप्लाई किया था, इसके दरमियान में कितना फर्क है? 0.1 का। यस सर। और इसके दरमियान में भी 0.1 का है, ऐसे ही है। जी सर। तो अब होना क्या चाहिए था कि अगर सिस्टम लीनियर होता तो आउटपुट के केस के अंदर जो इसके दरमियान में फर्क है और इसके दरमियान में फर्क है, एक जितना आना चाहिए था। तो बताएं जी सर। यहां से यहां तक क्या फर्क है? 2.15 माइनस 1.4। 1.6। नहीं, डिफरेंस निकालें ना। नहीं, 0. यस सर। 0.75 0.75 75 मिली एम्पेयर का आ गया। और अब आप यहाँ पे इसका करें 1.4 माइनस 0.6969 0.43। 0.43। तो अब मसला आपको समझ आ गया कि क्या गड़बड़ हुई है। इसका क्या मतलब है कि इनपुट पे अगर साइनोसॉइड ऐसी आ रही होगी ना, तो आउटपुट के ऊपर जो आ रही है ना, तो वो ऐसे शेप उसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो पॉजिटिव साइड पे ज्यादा एम्पलीफाई हो रही है, नेगेटिव साइड पे एम्पलीफाई नहीं हो रही। तो ये डिस्टोर्शन है, ये नॉन लीनियरिटी है जिसको हम खत्म करना चाह रहे हैं। उसका सर। हल हमें क्या मिलता है कि जी इसको 0.1 तक नहीं रखना है, इसको हम 0.01 तक रखेंगे, तो फिर ये चीज हमारे पास जो है ना आउटपुट लीनियर आएगी। 0.01 अगर हम इसको रख के यहाँ पे प्लेस करेंगे ना, तो आपको ये वाला फर्क ऊपर से नीचे और ये वाला फर्क तकरीबन आपको जो है ना बराबर मिलेगा। ये है स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन के, ये जो वेरिएशन है ये एक स्मॉल सिग्नल होना चाहिए, लेस देन और ऑफ द रेंज ऑफ 0.1 10 मिली वोल्ट के बराबर। यहाँ पे अभी 10 मिली वोल्ट लिखा है, अगर इसको 100 मिली वोल्ट करते हैं तो आपने देख लिया कितना फर्क पड़ जाता है। यस सर। ठीक है, तो ये अब नंबर्स के साथ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, खुद आपने निकाला और आपने देखा कि जी नॉन लीनियरिटी नजर आ रही है, डिस्टोर्शन है। जी सर। इसी तरह इसके बीच में भी आप 5 पॉइंट और ले लेंगे, वहां पे भी नजर आएगी। बल्कि पॉइंट्स क्या लेने हैं, पूरी वेवफॉर्म ही अगर ड्रा कर लेंगे ना, तो भी आपको ये नजर आएगी कि आपने एक ऐसा सिमेट्रिक सिग्नल दिया और ये अजीब सी शेप बना दी इसने। हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन एम्पलीफायर? तो इसलिए हमारे पास जो है ना फिर वो स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन है
कि जो डीसी है और जो एसी है इनको सेपरेट हम ना मतलब पहली चीज तो ये है कि सिस्टम को लीनियर बनाते हैं, ठीक है। लीनियर बनाने के बाद यही इसमें से डीसी जो 0.7 वोल्ट था और जो स्मॉल सिग्नल था उसको सेपरेट किया, सेपरेट करके हम यहाँ पे लेके आए, हमें पता चला ये डीसी करंट के बराबर है, वो यहाँ पे प्लेस किया। फिर आगे इसकी अप्रोक्सीमेशन जब शुरू की तो वहां पे टेलर सीरीज एक्सपेंशन, क्योंकि ये बुक में इधर नहीं अवेलेबल, पर वहां पे मैंने बताया कि जो e टू पावर ऑफ ये है इसको हम जो है 1 प्लस VBE ओवर VT प्लस VBE ओवर का स्क्वायर ओवर VT का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और इस तरह करके सीरीज जारी होती है। तो वो स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन के बाद हम सही रिजल्ट तक पहुंचते हैं। सर ठीक है, इसको मल्टीसिम में सिमुलेट करके चेक कर सकते हैं? जी जी चेक कर सकते हैं आप लोग। जी सर। मल्टीसिम में सिम्युलेट, मल्टीसिम के अंदर नहीं, मैटलैब में कर लें। मल्टीसिम तो वो डायरेक्ट ही आपको आंसर दे देगा, उसमें आपको इंटरनल चीज तो नहीं पता। हाँ ये चेक कर सकते हैं कि आप एक एम्पलीफायर बनाएं, उसको बायस करें और फिर इनपुट जो सिग्नल है ना उसकी वैल्यू बढ़ाते जाएं, और आप देखेंगे कि जी स्मॉल वैल्यूज के ऊपर तो आउटपुट बहुत लीनियर सी आ रही है, ज्यादा वैल्यूज के ऊपर जाके जो है ना आउटपुट कुछ इस तरह की आने लग जाएगी। ऐसे करके ना आपने इनपुट के ऊपर दे रहे हैं साइनोसॉइड दे रहे हैं, ये मैंने खुद भी चेक किया हुआ है, और आउटपुट के ऊपर इस तरीके से आ रहा होगा, इधर कट ऑफ के करीब जा रहा है, इधर सैचुरेशन के करीब जा रहा है। ओके सर। ठीक है, तो इस सारे से बचने के लिए ये मैथमेटिकल प्रूफ इधर करके हमने निकाला था कि स्मॉल सिग्नल और लार्ज सिग्नल को हमने जो है ना वो सेपरेटली आगे देखना है। तो ये अगर इस वैल्यू से कम होगा तो ये वही एक्सपोनेंशियल से ना ये वही मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इधर VBE है इधर IC है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जी अगर इसको हम स्मॉल इनफ रखेंगे तो ये इसका लीनियर हिस्से से मल्टीप्लाई होगा, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो लीनियरिटी नहीं इंश्योर हो सकती। और इसी से रिलेटेड फिर आगे हमारे पास जो है ना मॉडल्स बन गए। सर ये एसी सिग्नल की पीक टू पीक वैल्यू लेंगे हम? रुकिए मैं 1 मिनट बताता हूँ, ये तो आंसर हो गया। जी क्या क्वेश्चन है सर? एसी सिग्नल जो होगा उसमें स्मॉल, उसकी पीक टू पीक वैल्यू कंसीडर करेंगे हम? हाँ, आमतौर पे जब हमें पता हो कि लीनियर हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, हमें पता है शेप तो वही रहनी है, तो आप पीक वैल्यू कंसिडर कर लें, उसकी RMS वैल्यू कंसिडर कर लें, जो भी करनी है, पर दोनों साइड्स पे कंसिस्टेंट रखें। क्योंकि जब आपके पास गेन आता है ना AB, वो आपके पास होता है V आउटपुट ओवर V इनपुट। तो अब इधर आउटपुट अगर इनपुट की पीक वैल्यू यूज करेंगे तो आउटपुट की पीक वैल्यू भी उतनी मिल जाएगी, अगर इसकी RMS यूज करेंगे इसकी RMS उतनी मिल जाएगी। ठीक है, तो वो फर्क नहीं पड़ता, पीक टू पीक भी हो सकता है आमतौर पे। लैब्स अब आपने फिजिकली करनी नहीं, वरना उसमें भी ये इसी तरह पता चल जाता है आपको। सर अगर हम इनपुट पे जो स्मॉल सिग्नल है उसकी RMS वैल्यू को 10 मिलीवोल्ट कंसीडर कर लें फिर तो मसला आएगा ना हमें? अच्छा नहीं, आप वो लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, नहीं वो पीक वैल्यू। यस सर। अच्छा, मैं समझा था कि आप वो कह रहे हैं कि हम किस वैल्यू के थ्रू जो है ये एनालिसिस में किया करें। यस। क्योंकि पीक वैल्यू इसलिए कि आपके पास वो जो पीक है वो डिटरमिन करती है कि आपने बेस लाइन से कितना और ड्रिफ्ट करें, वो जितना ज्यादा ड्रिफ्ट करेंगे उतनी नॉन लीनियरिटी ज्यादा आ जाएगी। यस सर। ठीक है जी हाँ। तो चलें जी, ये वाले सारे तो पूरे हो गए, क्लियर है यहाँ तक का? सर Yes, एक sir. बात कंफ्यूज कर रही है। यस सर। जी सर जो कलेक्टर फीडबैक है हमने जब सिंप्लीफिकेशन की थी तो बेस करंट के साथ हमने बीटा लिया था, लेकिन जी। हमने जब हम स्टार्टिंग में थे तो उसके अंदर अमीटर बाइसिंग के अंदर तो हमने बीटा लिया था उस बेस। सर एक मिनट है, मैं क्वेश्चन को ना रीफॉर्मुलेट कर लें। मीनवाइल कहते हैं तो लेक्चर ना स्टार्ट करें, उसमें भी यही चीजें दोबारा रिपीट ही हो रही हैं। जी मैंने सर, वो नया कुछ ठीक नहीं है, एज सच नहीं ठीक उसके है, अंदर। ठीक है सर। चले मैं जरा ना उसका कर लेता हूँ। सर इस तरह का एक